दोस्तों नमस्कार। शिक्षक होना सम्मान की बात है और आज ऐसे मैं शिक्षकों से आपको रूबरू करवा रहा हूं जो अनुभव से समृद्ध हैं, लबरेज हैं अपने अनुभवों के साथ और दुनिया में, देश विदेश में, यहाँ जहाँ आप देखेंगे, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है और जहाँ तक आपके विचार पहुँचते हैं, वहाँ तक इन लोगों की पढ़ाई हुई पीढ़ियाँ, इन लोगों के पढ़ाए हुए बच्चे पहुँचे हैं। शिक्षक अपने आप में विशिष्ट इसलिए होता है क्योंकि प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में पलते हैं। मैं आज खुद अपने आप को एक शिक्षक होने के साथ साथ समृद्ध विद्यार्थी भी महसूस कर रहा हूं क्योंकि मेरे बाईं तरफ मेरे अपने गुरुजी बैठे हैं जिनसे मैंने बॉटनी पढ़ना सीखा। जब सर क्लास में पढ़ाया करते थे तो मैं गौर से देखा करता था कितने सुंदर तरीके से बॉटनी बोर्ड पे लिखते थे, कंटेंट लिखते थे, डायग्राम्स बनाते थे। मैं ये कर पा रहा हूँ, ईश्वर ने मुझे ये सौभाग्य दिया। मेरे दाईं तरफ प्रदीप बुडानिया सर बैठे हैं जिन्होंने इस सीकर में आरंभ जब किया तब निश्चित तौर पर छोटा आरंभ था, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो करीब 20,000 से ज़्यादा बच्चों को आईआईटी और मेडिकल में पहुंचा चुके हैं। गुरु कृपा शिक्षण संस्थान के फाउंडर मेंबर हैं। ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका परिचय बहुत समृद्ध है, जिनका अनुभव बहुत गहरा है। 40 साल, 30 साल, 20 साल, 25 साल इस प्रकार के अनुभव वाले लोगों से हम सबको रूबरू होने का मौका मिल रहा है। शिक्षक दिवस की संध्या पर हमने ये आयोजन सिर्फ इसलिए किया जिससे हम अपने विद्यार्थियों, अभिभावकों तक ये बात पहुंचा सकें कि शिक्षक खुद समृद्ध होने के साथ साथ आपको भी वो दे सकता है, आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है जो आपकी कल्पना से परे और बाहर है। इसके अलावा आज के समय में जितना कॉन्टामिनेशन, संदूषण बढ़ता जा रहा है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जाए, इसकी बात भी हम सब यहाँ करेंगे। विशेष तौर पर नए युवा जो शिक्षक साथी जुड़ रहे हैं उनको भी इस प्रकार के टिप्स दिए जाएंगे, ऐसी बातें आप तक पहुंचाई जाएंगी जिससे आप ये समझ सकें कि अपने आप को एक अच्छा और बेहतर शिक्षक बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो में आपको मिलेगा इन लंबे अनुभव वाले शिक्षकों के वो रोचक तजुर्बे, वो रोचक अनुभव जो उन्होंने अपने टीचिंग कैरियर के दौरान दिए हैं। आइए मैं सबसे पहले वन बाय वन आपको रूबरू करवाता हूँ। डॉक्टर NS रनवा सर, बॉटनी के रिटायर्ड प्रोफेसर आप हैं। सर ने 1983 से पढ़ाना शुरू किया। मैं 1984 में पैदा हुआ। मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मेरा अपना सौभाग्य है। और हमारे योगेंद्र शर्मा सर और मेरे साथ बैठे हैं, आप भी सर के बॉटनी के स्टूडेंट रहे हैं। सर खुद 23 साल से टीचिंग में हैं। तो 40 साल के एक समृद्ध शिक्षक वाले, 40 साल के अनुभव वाले एक समृद्ध शिक्षक के साथ आज की इस परिचर्चा को हम आरंभ करेंगे। उससे पहले कुछ और नाम। रमेश शर्मा सर मेरे साथ हैं, डायरेक्टर किंग्स एकेडमी आप हैं, टैलेंट डिजाइनर, कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक हैं। 18 बुक्स जो हैं लिंग्विस्टिक ग्रामर की, उनके आप ऑथर हैं। और मैं इनकी सादगी से पूरी तरीके से अभिभूत हूँ। विदेशी विश्वविद्यालय में भी स्लीपर पहन के, चप्पल पहन के लेक्चर देने चले जाते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं इस बात को बहुत तह तक जानता हूँ। ऐसे शिक्षक जो वास्तव में शिक्षा के लिए समर्पित हैं। डॉक्टर JD सोनी सर मेरे साथ हैं, ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं। आप JNU से पढ़े लिखे हैं। जिस JNU में पढ़ने के लिए बच्चे तैयारी करते हैं, साल साल तैयारी करते हैं, और JNU का तमगा अपने आप में निश्चित तौर पर हर एक व्यक्ति को गौरवान्वित करता है। आपने JNU से अपना PG, MPhil, PhD किया। इसके अलावा नॉर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटी USA में आप विजिटिंग प्रोफेसर हैं। 29 रिसर्च आर्टिकल्स आपके पब्लिश हैं। 7 एब्रॉड प्रेजेंटेशन आपने जो है वो अब तक दिए हैं। तो पूरी तरीके से एकेडमिक्स और अनुभव से समृद्ध आप हैं। मेरे साथ प्रदीप बुडानिया सर बैठे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, प्रदीप बुडानिया सर केमिस्ट्री में इकलौता एक ऐसा नाम जो डायरेक्टर होना कभी नहीं जानते, जिनको डायरेक्टर होने से कभी लगाव नहीं है, सिर्फ एक शिक्षक होना जानते हैं और एक शिक्षक के रूप में पहला परिचय अपना देते हैं और इसी परिचय को लगातार बनाए रखना चाहते हैं। पिछले 23-24 सालों से बहुत सारे स्टूडेंट्स को देश भर के विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचाया और मैं सर के साथ इस बात को गौरव के साथ कह रहा हूं, भारत का शायद कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज होगा जहां आपके क्लासरूम का स्टूडेंट नहीं पहुंचा है। ये हमारे में अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे साथ हैं प्रोफेसर अनुपमा सक्सेना मैडम, हिंदी भाषा की जानी मानी अपने आप में विशेषज्ञ हैं। आपका जितना परिचय दें उतना कम है। आपने दूरदर्शन जयपुर में काम किया, वहाँ से आपकी शुरुआत हुई। 30 सालों का आपका अपना टीचिंग का तजुर्बा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप समृद्ध हैं और इसके अलावा क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें आपका काफ़ी अच्छा योगदान रहता है। आर्ट और कल्चर, लिटरेचर जैसे जो अच्छे और गूढ़ शब्द हैं, इनको अभिव्यक्ति के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते हैं। प्रभा खेतान फाउंडेशन जो NGO है, वहाँ से आप जुड़े हुए हैं। आप बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं, कई सारे न्यूज़पेपर्स में आप एडिटोरियल के रूप में भी काम कर रहे हैं।
आपके 10 से ज़्यादा पीएचडी स्कॉलर, जो पीएचडी जिनको अवार्ड हो चुकी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2 पीएचडी स्कॉलर आपके अभी कंटिन्यू अपनी डिग्री कर रहे हैं। अगला नाम मैं आपसे मुखातिब करवा रहा हूँ डॉक्टर चेतन जोशी सर। आप जूलॉजी के प्राध्यापक हैं। चेतन जी अपने आप में युवा ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं, इनकी आपकी अपनी पहचान है। ये आज की डेट में, जैसे बच्चों आप पेटेंट सुनते हो, माइक्रोबायोलॉजी का प्रोटोकॉल आपने भारत सरकार से पेटेंट करवाया, ये अपने आप में छोटी उम्र में बड़ी उपलब्धि है। आप नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। आप नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, शेखावाटी क्षेत्र में पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाने का क्रेडिट चेतन जोशी सर को ही जाता है। डॉक्टर सोनी सर और मैं इस बात के प्रत्यक्ष गवाह हैं, हम दोनों ने उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का संचालन किया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मेरे अपने सीनियर योगेंद्र शर्मा सर हमारे बीच हैं। योगेंद्र सर भी 23-24 सालों से लगातार पढ़ा रहे हैं। बॉटनी में बहुत सारे बच्चों को आपने इतना नॉलेज दिया, इतना समृद्ध किया कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके, वो वहां तक जा सके जहां तक उन्हें पहुंचना था। योगेंद्र शर्मा सर भी रणवा सर के ही स्टूडेंट हैं। तो हम इस परिचर्चा में एक तरीके से शिक्षकों की 3 पीढ़ियां सम्मिलित कर रहे हैं। जैसे 3 पीढ़ी के शिक्षकों से आप मिल रहे हैं, हमारे शिक्षक जो 40 साल 30 साल का तजुर्बा रखते हैं, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं 20 साल 22 साल 18 साल 15 साल, और सर के पढ़ाए हुए बुढ़ानिया सर के अपने स्टूडेंट विजेंद्र पायल सर से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं, जो योगेंद्र सर के साथ बैठे हैं। योगेंद्र सर के भी आप स्टूडेंट हैं और आप भी पिछले 15-16 साल से इस टीचिंग फील्ड में हैं। तो एक तरीके से इस मंच पे आपको 3 शिक्षकों की पीढ़ियां दिखाई दे रही हैं। इस अनुभव को समायोजित करने के लिए मैं सबसे पहले, इस अनुभव को एक साथ लाने के लिए मैं सबसे पहले गुरु कृपा परिवार के अपने जो व्यक्तिगत प्रयास हैं उनका शुक्रिया कहता हूं। और आइए आज की इस परिचर्चा को हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ला रहा हूं रमेश शर्मा सर के पास, जो अपने आप में विद्वता तो रखते ही हैं, साथ में बहुत नेचुरल, सहज और सरल होकर अपनी बात कहना जानते हैं। रमेश शर्मा सर। खैर, हम हमारी बात शुरू करें इससे पहले मैं इस ऊर्जावान व्यक्तित्व का भी आपसे परिचय करवा दूं। आज के मॉडरेटर की जो भूमिका में महेंद्र जी बलडोदिया, जिन्होंने हम सबका परिचय आपके साथ करवाया है, वो युवा पीढ़ी के शिक्षकों के प्रतिनिधित्व करते हैं संपूर्ण शेखावाटी में। और मेडिकल में एक बड़ा हस्ताक्षर है, उस हस्ताक्षर से हमने ये बात प्रारंभ की है। और ये बड़ी बात है कि शिक्षकों का जब आप परिचय कर रहे हों, और मैंने देखा कि रणवा साहब, चेतन जी जोशी, योगेंद्र जी, सोनी साहब, अनुपमा मैम, बुढ़ानिया सर डायरेक्टर GCI, तो ये एक अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी के साथ, कोई केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बायोलॉजी, जियोग्राफी, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, तो आर्ट और साइंस का एक मिश्रण हमें देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर हम लोगों के नज़रिए अलग होंगे और हमारे अनुभव भी अलग होंगे, क्योंकि समाज की दोनों परिस्थितियां, जहां एक तरफ तर्क का बहुत ज़्यादा भाव है, दूसरी तरफ भावनाओं का बहुत जुड़ाव है, तो तर्क और भावनाओं के इस संयोजन को आज के युवा में हम कैसे देखते हैं, आज के विद्यार्थी में क्या उसकी उपस्थिति है, क्या आनुपातिक रूप से कमतर या ज़्यादा, क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है। और पिछले दिनों एक बात का बहुत दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसे हम कहते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री हो गई है, आई मीन दिस लेबल मैं कभी पसंद नहीं करता, ये लेबल। कोचिंग को इंडस्ट्री नाम देते ही वो एक मिसनॉमर हो जाता है, क्योंकि कोचिंग का मतलब है गाइडेंस करना, और आज कोचिंग संस्थानों के प्रति एक अलग तरह का बहाव चल पड़ा है, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। और उन मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को हम आज के 40 साल पुराने में लेके चलेंगे और फिर हम देखेंगे कि आज के युवा तक किस तरह से वो बातें बदलाव आ गई हैं। विद्यार्थी के भाव में ये परिवर्तन क्यों आया है? क्या इसके पीछे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां परवरिश की हैं या केवल और केवल शैक्षणिक माहौल की हैं? इन दोनों प्रश्नों को मैं हम सबके माध्यम से एक मंथन के बतौर आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। शुरुआत करेंगे हमारे संरक्षक के रूप में भूमिका में रणवा सर हैं। मैं इनसे पहला सवाल पूछूंगा कि आज के विद्यार्थी में, और ये स्वयं जब एक विद्यार्थी थे, तो उसके व्यवहार में क्या तुलनात्मक समानताएं और अंतर देख रहे हैं? क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम
इवोल्यूशनरी लेवल पर ये नहीं जान पाएंगे कि परिवर्तन किस दिशा में जा रहे हैं, क्या वो उचित है या नहीं है। तो सर, पहले कि आप एक विद्यार्थी के बतौर आपके शिक्षकों की आपके बारे में क्या राय रही है? पहले जो छात्र होता था उसका गोल तो निश्चित रूप से, जैसे अब छात्र का गोल तय है कि वो नीट में आया तो वो मेडिकल लाइन में जाएगा, ऐसा गोल पहले भी था। पहले ये गोल था कि या तो वो मेडिकल करेगा या टीचिंग लाइन में जाएगा या एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाएगा, तो उसका भी गोल निश्चित रूप से तय होता था। लेकिन उस समय बच्चे अपने आप ही अपनी तैयारी करते थे, उन पे समाज का और पेरेंट्स का दबाव कम होता था। वर्तमान में जो बच्चा पढ़ता है उसको कोचिंग में यहाँ भेजते हैं तो उस पर बहुत सारा प्रेशर होता है, पेरेंट्स का बहुत सारा प्रेशर होता है, सोसाइटी का बहुत सारा प्रेशर होता है, और वो प्रेशर इस लेवल पे आ जाता है कि आप या तो नीट आईआईटी क्रैक करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, एक ये प्रश्न आ गया। इस प्रश्न पे पेरेंट्स को मतलब बहुत समझने की ज़रूरत है कि बच्चा आपके पास से आप कोचिंग इंस्टीट्यूट भेज रहे हैं, वहाँ बहुत अच्छे टीचर्स हैं, वो अपना बेस्ट बच्चों को देंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो सारे के सारे ही नीट या आईआईटी को क्रैक करेंगे। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो नीट और आईआईटी को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो केवल अल्टीमेट उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए, जो बच्चा इंटेलिजेंट है, जिसने नीट की तैयारी की है, जिसने आईआईटी की तैयारी की है, उसके लिए बहुत से डाइवर्सिफाइड फील्ड्स आगे, बहुत सारे फील्ड्स बाकी हैं, उन फील्ड्स में वो बहुत आराम से जा सकता है। तो हम इसे यूँ देखें कि आपके समय का जो एजुकेशनल इकोसिस्टम था और आज के इकोसिस्टम में ये दबाव कहाँ उत्पन्न हुआ? देखिए, कंपटीशन तो बढ़ा ही है, ठीक है, हर लेवल पे कंपटीशन बढ़ा है। पहले कंपटीशन नहीं था, पहले सिस्टम ये था कि आप अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको सर्विस मिल जाएगी, ठीक है, और पहले मैटर यही था, सर्विस से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था। राइट। भाई हमारे में से जो लड़के मेडिकल में चले गए, इंजीनियरिंग में चले गए, वो चले गए, लेकिन बाद में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सर्विस मिल जाएगी, ऐसा कुछ था उस समय। तो जब आपने जब एमएससी की हुई उस समय आपके पास इतना अनिश्चितता का माहौल कभी पैदा हुआ? अनिश्चितता का माहौल नहीं था, इसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। उस समय अनिश्चितता का माहौल नहीं था। हमने एमएससी की, एमएससी करके पीएचडी की, तो ये तय हो गया था कि हमें एजुकेशन लाइन मिल जाएगी और हम लोग कॉलेज एजुकेशन के अंदर या यूनिवर्सिटी एजुकेशन में चले जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। जो हमारे साथ के अच्छे लड़के थे वो मोस्ट ऑफ देम या तो वो कॉलेज एजुकेशन में चले गए या यूनिवर्सिटी में चले गए। अभी थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए बच्चे के ऊपर मानसिक तनाव, दबाव बढ़ गया है बच्चे पे। उस मानसिक दबाव को कम करने वाले दो ही लोग हैं, सोसाइटी और उसके पेरेंट्स, और दूसरा टीचर्स। टीचर्स को भी क्या है कि जो क्लास में टॉप मोस्ट बच्चे हैं वो तो कहीं ना कहीं जाने ही हैं, वो सिलेक्ट हो जाने हैं, लेकिन उनसे जो नीचे वाली लाइन के बच्चे हैं उनको इस प्रकार से इनकलकेट करना है, सोसाइटी को, पेरेंट्स को, सबको, कि उन पे अनायास प्रेशर नहीं बने कि आप जो आप काम कर रहे हैं इसमें असफल हो गए तो कहीं पूरी जीवन में ही आप असफल हो गए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्कोप आपकी ज़िंदगी में बाकी हैं जिन्हें बहुत आराम से आप सफल होंगे। तो ये एक उस समय की, अब वर्तमान स्थिति में थोड़ा सा अंतर आ गया है। आपके साथ जो शिक्षकों की अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमारे साथ अनुपमा मैम है। मैम, आपने आर्ट के माध्यम से शेखावाटी में विद्यार्थियों को संस्कार देने का एक पिछले लगभग 2 दशकों से अलग बेड़ा ले रखा है, और बहुत हद तक आपने इस बात को रेखांकित किया है अपने प्रयासों से कि केवल शिक्षा का संबंध पुस्तकों तक सीमित नहीं है और पेरेंट्स को एजुकेशन में म्यूज़िक और आर्ट को एक इसेंशियल कंपोनेंट के रूप में भी देखना चाहिए। तो आज के माहौल में तो जितना प्रेशर है साइंस के स्टूडेंट्स पर, सुबह 6 बजे से उसकी यात्रा शुरू होती है और 11 बजे ख़त्म होती है, सोने के लिए भी उसके पास 5 से 5.5 घंटे होते हैं, उसके बाद घर वाले देखने लगते हैं, आलसी तो नहीं हो गया है। ऐसे में जब एक विद्यार्थी आर्ट से विमुख होता जा रहा है तो आप इस पूरे माहौल को किस रूप में देखती हैं? सबसे पहले तो मैं महेंद्र जी का और बुढ़ानिया जी सर का शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने विज्ञान के इस ज्ञान के केंद्र में साहित्य की एक शिक्षिका को आमंत्रित किया, और बहुत मैं सम्मानपूर्वक अपना अभिवादन रणवाजी सर को प्रेषित करती हूँ, और मेरे छोटे भाई हैं सब, उन सबको भी। आपने जो बात की उसके लिए मैं
अपनी बात इस बात से शुरू करना चाहती हूँ कि शिक्षक होना, क्योंकि शिक्षा अपन शिक्षक दिवस पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सबसे अच्छा प्रोफेशन है। इसको मैं इस तरह से देखती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में जो भी नहीं कर पाते वो हम शिक्षक रहते हुए सब कर सकते हैं। आप किसी 10 to 5 जॉब वाले किसी बैंकर को या किसी भी प्रोफेशन के व्यक्ति को आप बोलो, उसको अपनी ज़िंदगी में गाने का शौक़ रहा हो, डांस का शौक़ रहा हो, पेंटिंग का शौक़ रहा हो, हम लोग अपने एनुअल फंक्शन में उन सब शौक़ों को पूरा कर लेते हैं। तो वो एक जो हमारे अंदर एक जो विद्यार्थी है वो हर शिक्षक के अंदर ज़िंदगी भर जिंदा रहता है। एक तो ये बहुत बड़ा जो मैं अपने इस प्रोफेशन के बारे में सोचती हूँ। दूसरी चीज़, आपने अनुभव की बात देखी तो एक छोटा सा अनुभव शेयर करती हूँ। मेरी पहली रिसर्च स्कॉलर पिछले 15 साल से मेरे ही डिपार्टमेंट में मेरे साथ है। तो वो जब भी अब मतलब इतना अच्छा फील होता है, सबको पता है कि अच्छा अनुपमा सुनीता, तो शी इज़ माई फर्स्ट स्कॉलर और वो 15 साल से मेरे साथ है। तो ये अपने आप में हर समय याद दिलाता रहता है कि क्या है एज ए टीचर आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है। द वे शी बिहेव्स, कि जिस तरीके से उसका एटीट्यूड है। सोनी जी सर और हम साथ ही काम करते हैं तो सोनी जी जानते हैं इस चीज़ को कि किस तरीके से मुझे वो एक सम्मान हर समय डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस प्रोमाइसेस में मुझे मिलता रहता है। ये किसी और प्रोफेशन में शायद संभव नहीं है। इसका एक सीधा कारण मैम यही होता है कि वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स वो आपके थ्रू होके गए। आज आप रणवा जी सर को देख के कितने अभिभूत है ना, आप कितना क्लास में एज अ टीचर कुछ भी होंगे, लेकिन आज आप अपने आप को स्टूडेंट ही फील कर रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो ये अब मैंने थोड़ा आपके क्वेश्चन से अलग जवाब दिया। अब मैं आपने जो प्रश्न किया उस पर आती हूँ। देखिए, एक छोटे सा उदाहरण है। एक बच्चा एक बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर है, उसके पास कोई पेशेंट आया है, मान लीजिए उसको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है। डॉक्टर बहुत मतलब बेस्ट कार्डियक सर्जन है, उसने अपना काम कर दिया, ठीक है। उसको वहाँ दिख गया कि ये ब्लॉकेज है या ये आर्टिलरी जो भी कुछ है, मैं टर्म्स नहीं जानती, उसको दिख रहा है, उसने उसका इलाज किया है। लेकिन आर्ट और कल्चर और लिटरेचर ये ऐसी चीज़ है, ये उन चीज़ों का इलाज करते हैं जो दिखती नहीं है। आप दुखी हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप गाने सुनिए। म्यूज़िक तो बहुत बड़ी थेरेपी है। आप में स्ट्रेस है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप किसी पे गुस्सा नहीं निकाल सकते, कमरा बंद करके आप डांस करिए। आपको चीखने का मन कर रहा है, आपका स्ट्रेस बर्स्ट आउट करना है, आप ज़ोर ज़ोर से गाना गाइए। तो ये वो चीज़ें हैं, मतलब ये एक बेसिक डिफरेंस है। अल्टीमेटली अपने कभी आपको ऐसा लगा कि आप तनाव में रहे हो और आपने इस थेरेपी का इस्तेमाल किया? देखिए, मेरा तो लाइफ में आई डोंट वांट टू से हियर, मैं बहुत स्ट्रगल रहे हैं, सर जानते हैं। Yes, we know. और ये मेरा डांसिंग पैशन था, ये मेरा लिटरेरी टेस्ट था, जिसके कारण कि मैं अपनी लाइफ में कोप अप कर पाई हूँ। और मेरा महेंद्र जी मेरे पड़ोसी भी हैं, नेबर हैं, इनको पता है कि शायद मेरे पड़ोस में मेरा कहीं बहुत ज़्यादा आना जाना कुछ है ही नहीं। जस्ट बिकॉज कि मैं एक बार अपने कॉलेज से घर आ जाती हूँ, उसके बाद मेरा म्यूज़िक, मेरा लिटरेचर और फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है यही मैं इसलिए और कॉलेज का लाइफ है, वो सोनी जी बता सकते हैं कि हम लोग इतना मतलब लाइवली रहते हैं कॉलेज में। तो ये क्योंकि हमें हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमें स्ट्रेस तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्ट्रेस नहीं हो, और स्ट्रेस नहीं है तो लाइफ भी नहीं है। मतलब वो कहते हैं ना कि अगर दुश्वारियाँ नहीं हो तो ज़िंदगी में आसानियाँ मज़ा नहीं देती। जब तक आपको स्ट्रगल से 2-4 नहीं करने को मिले, तब तक आपको मज़ा क्या आएगा? पोटेंशियल को जज नहीं कर पाते। बुढ़ापे में हम बच्चों को कहानी क्या सुनाएंगे एक तरीके से? हमने क्या किया, तो अपने पोटेंशियल को जज करने का एक अच्छा तरीका है कि अप एंड डाउन्स आते रहें। हाँ, उनको आप फेस करते रहें, उनसे ओवरकम करते रहें। जी आपको मेरा ये जो निजी अनुभव है कि जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तो उसका सॉल्यूशन ऊपर वाला पहले से दिया हुआ रहता है, बस हम उसको थोड़ा सा हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सिर्फ आगे बढ़ने की जरूरत होती है। वो पॉजिटिव डायरेक्शन दिखता भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये आता है आपका जो मन वाले, ये जो थेरेपीज की जो मैं बात कर रही हूँ, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, बड़ों के साथ बैठना, उनके अनुभव साझा करना, ये सारी चीज़ें ये वहीं पे आपको करेंगे। अब मैं आपके प्रश्न का जवाब देना चाहती हूँ। पहले तो मैं बहुत बड़ा शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि ये प्रश्न बहुत लंबे समय से, पिछले 3-4 साल से मेरे दिमाग में था, जब से हमारा सीकर कोचिंग हब बन रहा है और शिक्षा नगरी बनता जा रहा है। तो ईश्वर ना करे कि कभी सीकर कोटा बने। मैं
समझ नहीं पा रही थी कि मैं किससे अप्रोच करूं अपनी इस बात को कहने के लिए। देखिए, ये रणवाजी सर ने जो बात कही बिल्कुल सच है कि हर बच्चा तो IIT या नीट क्रैक नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छा सजेशन है और मैं चाहूँगी बुढ़ानिया जी सर कि आप इस पर थोड़ा काम कर सकें तो देखें कि बच्चों को और ऑप्शंस भी आप दिखाएं कि यही नहीं है, इसके अलावा भी है, तो वो वहाँ और ज़्यादा एक्सेल कर सकता है। इसके साथ साथ ये मेंटल हेल्थ की जो बात है, स्ट्रेस तो सभी जगह है सर। आपने जितने आराम से नौकरी की उतने आराम से शायद हम नहीं कर पा रहे हैं, हम जितने आराम से करें उतना शायद ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेस तो रहेगा, प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, सारी चीज़ें हैं, पर उन्हें वो तो हम नहीं हटा सकते, लेकिन उनसे कैसे हम हटें, उनसे हम डाइवर्ट कैसे करें, इसके रास्ते हमें खोजने हैं। और उसका सबसे बड़ा और सबसे आसान और सबसे इजी जो वे है वो यही है कि आप बच्चों के साथ में उनको 6-7 डेज़ का एक वीक है, उस वीक में कुछ घंटे उन्हें उनका मन का करने का दें। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि आप अपने किसी क्लास को या किसी ग्रुप को 2 घंटे के लिए आप मेरे पास छोड़ दें फॉर एन एग्जाम्पल, तो मैं उनके साथ वो बात करूंगी जो वो पिछले 6 दिन या 6.5 दिन नहीं कर रहे थे। तो वहाँ वो थोड़ा सा रिलैक्स होंगे और हो सकता है कि वो उस वक्त उन्होंने अपना गाना गा लिया, डांस कर लिया, पेंटिंग कर ली, तो जो वो 6.5 दिन कर रहे थे और जो उनका गोल है वो और ज़्यादा एनर्जी के साथ में उस चीज़ पे डेडिकेट हो पाएंगे। तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। पेरेंटिंग की बात आप जहाँ तक कर रहे हैं, तो आजकल पेरेंट्स एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जितना मुझे समझ में आ रहा है। बच्चे होता है, अब इसमें कोचिंग से बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं, इसलिए मैं नहीं समझ सकती, होता है बच्चे अपने आप पे प्रेशर ले लेते हैं, नादान होते हैं, उन्हें बहुत तरीके की चीज़ें लगती हैं। हमारे पेरेंट्स ने इतना पैसा खर्च करके हमें भेजा है, अच्छा सबको पता है मैं GCI जैसी जगह पे पढ़ रहा हूँ, तो मैं वापस अगर फेल्योर होके जाऊँगा तो क्या होगा। ये उनके अपने इनहिबिशंस हैं। इन इनहिबिशंस को आप महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में कोई उनको सेशन करवा के, और एक चीज़ आपको बता दूं मैं, आप कितनी भी एक थेरेटिकल क्लास करा रहे हैं, आप मुझे खड़ा करके कह दीजिए मैं आर्ट ऑफ लिविंग पे लेक्चर दे दूं, उसका कुछ भी फर्क बच्चों पे नहीं पड़ेगा। एक्चुअली हमें नहीं बोलना है, हमें बच्चों से बोलना है। दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये तो कंपटीशन से आप पीछे नहीं हट सकते, आप कोचिंग बंद नहीं कर सकते हैं। आप कोचिंग बंद कर दीजिए, हमारा कंट्री, हमारा देश, हमारी सोसाइटी बहुत पीछे चला जाएगा। दोस्तों, इस संवाद और इस परिचर्चा में आगे मैं अगला नाम आपसे मुखातिब करवा रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले एक संक्षिप्त परिचय दिया, डॉक्टर JD सोनी सर हमारे बीच हैं। आप एक समृद्ध विश्वविद्यालय में पढ़े, जो नॉलेज के मामले में वास्तव में समृद्ध है, दुनिया मानती है, दुनिया जानती है इस बात को। सर, आज की इस परिचर्चा में हमारा जो पहला और मुख्य बिंदु था वो ये था कि आपके अपने जीवन के एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में रोचक अनुभव क्या है। दूसरा, आज की सोसाइटी को, जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनको हम प्रॉस्पर करने के लिए, उनको एक प्रॉस्पेरिटी जो है वो एकेडमिक्स के साथ साथ हम बाकी की को-करिकुलर एक्टिविटी की भी दे पाएँ, तो हम क्या बेहतर कर सकते हैं। हम आपके नॉलेज से, आपके ज्ञान से लाभान्वित होना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि बहुत सारे व्यूवर्स भी इस बात को समझें। देखिए, मेरी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ महेंद्र जी का और गुरु कृपा का कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया। और जब बच्चे हमारी बातें सुनेंगे तो शायद कुछ बच्चों की ज़िंदगियों में कुछ परिवर्तन ज़रूर आएंगे। मैं एक छोटी सी घटना से मेरी बात शुरू करता हूँ। BSc ख़त्म हुआ था, 1998 की बात है, और मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं सुभाष राज पुरोहित, अभी वो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से PDF करके अभी उन्होंने अपनी लैब खोली है अहमदाबाद में। जब हम बाहर निकले तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि सोनी, अब हम लोग बाज़ार में उतर गए हैं, औकात पता लग जाएगी। और वो बात इतने साधारण तरीके से थी कि अब हमें वो करना है जिसके लिए हम बने हैं, हमें बेसिक ट्रेनिंग हमारी पूरी हो गई है। फिर 2 छोटी छोटी घटनाएं और कोट करूंगा। एक बार के लिए जब मेरा सबसे पहले उत्तराखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सिलेक्शन हुआ, तो मेरे एक टीचर हैं प्रोफेसर बटूला, वो मुझे चाय पे ले गए और जब नीचे बैठे थे तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि सोनी, तुम एक ऐसे प्रोफेशन में आ रहे हो जिसमें लोग सोचते हैं कि जिम्मेदारी बहुत कम है लेकिन तुम्हारे कंधे बहुत भारी होंगे। तो 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना, एक तुम्हें कुछ चीज़ों से दूरियां बनानी है और वो दूरियां जो है वो तुम्हारी होनी चाहिए किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ में आप नहीं आने चाहिए, और एक अपोजिट सेक्स के प्रति हमेशा आपका एक सम्मान का दर्जा होना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने मुझे ये कही कि ज़िंदगी में क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो, तो जब तक आप फील्ड में हो, क्योंकि आप कभी रिटायर नहीं होगे,
जब तक आप फील्ड में हो हमेशा अपने आप को अपडेट रखना है। एक घटना उसके बाद और हुई, क्योंकि मैं 3 सीक्वेंशियल बता रहा हूँ कि मेरे एक गाइड हुआ करते थे प्रोफेसर असलम महमूद सर। मैं 12 साल बाद उनसे मिलने गया उनके घर। वो रिटायर हो चुके थे, काफ़ी वृद्ध थे। जब हम लोग उनसे बातें कर रहे थे, थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि चाय पीते हैं, तो मैंने कहा सर मैं चाय बना लाता हूँ, क्योंकि मुझे घर में कोई दिखा नहीं। मैं जैसे ही चाय बनाने के लिए उठा तो सर ने कहा नहीं, आज तुम मेरे मेहमान हो। ये वही टीचर थे जिन्होंने मुझे तैयार किया था, सालों तक मुझे पढ़ाया, और उन्होंने ना हमसे चाय बनवाई, हमें कहा कि आप आ जाओ किचन में, खड़े खड़े बातें करेंगे। उन्होंने चाय बनाई, हमें सर्व की, और फिर हमने पी। तो वो एक उन्होंने मुझे एक ऐसा मेरे कंधों पे एक ऐसा बोझ दे दिया कि मुझे ज़िंदगी भर किस तरह मेरे स्टूडेंट्स के साथ में व्यवहार करना है। मैं अब अपनी मुद्दे की बात पे आता हूँ कि जो तनाव का माहौल जिसकी चर्चा अभी हो रही थी, हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी कमी है कि हमारे यहाँ पैशन और प्रोफेशन इन दोनों में कॉन्ग्रुएंस नहीं है, और ये हमारे सारे के सारे अवसाद की मैं सोचता हूँ जड़ है, क्योंकि हमने कभी काउंसलिंग जो है उसको महत्व दिया ही नहीं। काउंसलिंग हमें स्टूडेंट की भी ज़रूरी है, काउंसलिंग हमें टीचर की भी ज़रूरी है, काउंसलिंग हमें पेरेंट्स की भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें काउंसलिंग चाहिए वो स्टूडेंट की चाहिए। आज जो स्टूडेंट यहाँ सीकर में या कोटा में जो IIT और नीट की कोचिंग के लिए आता है, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उन्हें ये नहीं पता कि वो इस जो जहाँ उन्हें उतारा गया है इस प्लेटफॉर्म पे वो अपनी मर्जी से आए हैं, या उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा कि तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हो क्लास में तो तुम्हें ये करना चाहिए। कहीं पर भी उन्हें ये ओरिएंटेशन का मौका ही नहीं मिला कि वो किसके लिए बने हैं और उन्हें आगे क्या करना है। बहुत सारी बार हम देखते हैं, जैसे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एग्जाम्पल लें तो आप देख सकते हैं कि जो जर्मनी में हुआ जूस के साथ में, जो डॉक्टर्स ने किया उससे भी हम मुखातिब हैं, जो इंजीनियर्स ने जो गैस चैम्बर्स बनाए वो भी हम जानते हैं, जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे जिन्हें जिम्मेदारी रहती है कि भाई सब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, उन्होंने क्या किया उनको भी हम जानते हैं। प्रोफेशनली ऑल आर सक्सेसफुल, लेकिन आप ये देखिए कि वो प्रोफेशनली सक्सेसफुल हैं, लेकिन क्या हमने उनको ह्यूमैनिटी की ट्रेनिंग दी क्या? हाँ, हम पूरा का पूरा मशीन बना रहे हैं, अभी भी वो मशीन बनाने का दौर जारी है। आप एक स्टूडेंट को उसके पैशन के साथ में जोड़ दीजिए। सचिन तेंदुलकर को सुबह 4 बजे बल्ला उठाने में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और इसी तरह कोई स्टूडेंट जिसको पढ़ाना ज़्यादा पसंद है, आप उसको आधी रात को खड़ा होकर कहिए पढ़ाने के लिए, वो पढ़ाएगा। ठीक इसी तरह है, हर व्यक्ति किसी न किसी एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए बना है। हमारा काम है कि उस क्षेत्र को आइडेंटिफाई करके और फिर उसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए डालना। यदि हम ये कर पाए तो शायद आज जो स्टूडेंट हमारे बोझ समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत भी प्रेशर ज़्यादा आता है वो ले नहीं पाते, और कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जो पूरे समाज के लिए बड़ी शर्मिंदगी की स्थिति पैदा कर देती है। अभी कोटा में शायद 23 सुसाइड हो चुके हैं अभी हाल ही के दिनों में। तो ये सारी घटनाएं जो है, इनके पीछे हमें कहीं ना कहीं खोजना पड़ेगा इस चीज़ को कि हम स्टूडेंट को मोल्ड करना शुरू करें, बुनियादी कारणों को खोजना शुरू करें। एक और गलती हम बहुत बड़ी कर रहे हैं कि बुनियादी शिक्षा, जो स्कूल शिक्षा हम बोलते हैं उसको, हम उससे बच्चे को हटा रहे हैं। वो शिक्षा केवल और केवल किताबी ज्ञान के लिए नहीं है, वो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है। एक स्कूल केवल और केवल एक बच्चे को 8वीं 10वीं 12वीं की डिग्री नहीं देता। एक स्कूल बच्चों को कैसे ग्रुप में रहते हैं, कैसे टीम वर्क करते हैं, कैसे जीवन में आपके जो चैलेंजेस आते हैं उनको फेस करते हैं, तरह तरह के इवेंट आपको आपकी हिस्ट्री, कल्चर सबसे रूबरू कराते हैं। वो सारी घटनाएं जो वर्ष भर एक विद्यालय में होती है, यदि हम वहाँ से उनको निकाल के, और जब उनका समय ही नहीं आया है प्रोफेशनल ट्रेनिंग का, उसी समय उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग में डाल देंगे, शायद वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हो जाएंगे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं शक है कि कहीं वो वैसे ही प्रोफेशनल ना हो जाए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने हिटलर के अंडर में काम करते हुए लोगों को देखा। बहुत शानदार तरीके से सर आपने अपनी बात कही। जैसा ये डिस्कशन चल रहा है, जैसी बात संवाद की बात चल रही है, हम लोग क्लासेज में बच्चों के साथ रहते हैं, कोचिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सर का अपना लंबा अनुभव है। अब मैं बुढ़ानिया सर पे आप लोगों को लाना चाहूँगा। सर ने एक साधारण स्टूडेंट के रूप में सीकर के इन्हीं गलियों में, इन्हीं सड़कों में हम लोग घूमे। रणवा सर जिस कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे, रिटायर हो गए, हम लोग वहीं से पढ़े हुए हैं। सर ने अपना BSc वहीं से किया, MSc वहीं से किया। सरकारी नौकरी सर आपने की कुछ दिन के लिए। सरकारी नौकरी को छोड़कर आपने आगाज़ किया, और ये आगाज़ आज उत्तर भारत में सीकर को पहचान दिलवा रहा है। ये अपने आप में जितना दमखम के साथ मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये उतनी दमदार है भी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर
अपने जीवन का रोचक अनुभव, मतलब एज ए टीचर किस दिन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, वो कौन सा एक ऐसा दिन था जिस दिन आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा कि मैं शिक्षक हूँ और एक शिक्षक होना सम्मान की बात होती है। और इसके अलावा अपने बच्चों को, पेरेंट्स को जो हम मैसेजेस देते भी रहते हैं रूटीन में, कुछ और ऐसी बातें जो उनको और अच्छा फील करवा सकें। सबसे पहले तो सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा जो आज एक आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, इस पर मेन इशू था, उस पर भी मैं थोड़ा सा बात करूंगा। पहले सर ने मेरे से पूछा कि कैसे से रोचक अनुभव क्या रहा। वैसे तो रणवास सर के मुकाबले में तो हमारा अनुभव बहुत कम है, लेकिन टीचिंग हम लोगों ने भी काफ़ी की है। और रोचक अनुभव वैसे तो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट सामने नहीं आता जहाँ ऐसा हो। हर साल कहीं न कहीं कुछ ऐसे से अनुभव मिलते रहे जिससे निरंतर कहीं न कहीं और अच्छे से अपने आप में इम्प्रूव करके टीचिंग कराने की सोचते रहे। वैसे मैं बेसिकली एक बहुत नॉर्मल परिवार से आता हूँ, गांव से बिलोंग करने वाला हूँ। और जैसे एक तो सभी लोग बोल रहे थे कि आजकल के पेरेंट्स बच्चों पे स्ट्रेस देते हैं, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं, उस चक्कर में बच्चे अवसाद में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा व्यू थोड़ा सा इससे अलग भी है। मेरा ये कि गांव का बच्चा होता है, उसको ज़्यादा कुछ अता पता नहीं होता। मतलब जैसे सीकर में भी मोस्टली बच्चा है, वो 99% बच्चा वो कहीं के रूरल से बिलोंग करने वाला होता है, उसको ज़्यादा पता नहीं होता कि क्या किस डायरेक्शन में मेरे को जाना है। वो आज जैसे हम लोगों ने देखा है, मतलब यहाँ सीकर में IITian बनना, डॉक्टर बनना बहुत रेयरली होता था, जबकि आज के दिन ये स्थिति है कि राजस्थान में लगभग 70% जो डॉक्टर्स बन रहे हैं वो केवल और केवल इस बेल्ट से बन रहे हैं, शेखावाटी और जयपुर ग्रामीण और प्लस एक गंगानगर हनुमानगढ़ से। और इसमें मोस्टली बच्चा वो गांव का है, जिस बच्चे को 10वीं या 12वीं तक ये भी पता नहीं होता कि क्या क्या मेरे को करना चाहिए। वो बच्चा जो आगे बढ़ रहा है, वो मेरे हिसाब से तो यह कि वो पेरेंट्स के कहीं के स्ट्रेस के कारण से, पेरेंट्स के दबाव के कारण ही बढ़ रहा है। क्योंकि नॉर्मल से परिवार है, ज़्यादातर परिवार मैं ये कहूँगा मिडिल क्लास पे नहीं है, बिलो मिडिल क्लास या पुअर फैमिलीज़ के बच्चे यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। उन लोगों को कुछ पता नहीं होता कि यार आगे कैसे बढ़ेंगे। तो कहीं न कहीं बचपन में एक गांव में कोई बच्चा सेलेक्ट होता है या कोई दूर दराज में कोई सेलेक्ट होता है, तो जब 6ठी 7वीं क्लास में बच्चा आता है तो उसके घर में उसकी मम्मी यदि थोड़ी सी अवेयर है, वो उसको मेंटली टॉर्चर करना चालू करती है कि बेटा कुछ तू कर ले, देख उसका छोरा वो कर लिया, तेरा ताऊ का छोरा ये बन गया, चाचा का छोरा ये बन गया, उसका ये बन गया। इसे प्रेरणा कहें या टॉर्चर कहें? नहीं, अब उसको यही तो बात है, इसकी डेफिनेशन मैं खुद भी पहचान नहीं पाया कि क्या है। मैं ये मानता हूँ कि यार हमने जितने बच्चे निकाले उन बच्चों में तो बहुत बड़ा रोल है, वो मैं उन माताओं का मानता हूँ, उन माताओं का मानता हूँ। सबसे बड़े मैं तो उनको मोटिवेटर मानता हूँ। जबकि वैसे तो 6th 7th क्लास में उसने स्ट्रेस देना चालू कर दिया कि तेरे को ये करना है, लेकिन यदि वो माँ ऐसा नहीं कहती उसको, तो सवाल ही नहीं है वो बच्चा पढ़ने की सोचता भी या आगे बढ़ने की सोचता भी। तो मैं तो मानता हूँ कि बहुत सारे परिवारों में बड़ा रिवॉल्यूशन आया ना, वो केवल और केवल उसी स्ट्रेस से आया। अब उसको चाहे भारतीयता जो है उसके कारण, मतलब उसको चाहे अपन स्ट्रेस कहें या उसको कहेंगे एक पिंच करना, मोटी, हाँ पढ़ना नहीं। मैं तो ये खुद मानता हूँ कि मेरी लाइफ में मैं जब लोग हम 10वीं तक पढ़ते थे तो हमें कुछ अता पता नहीं होता था क्या करना चाहिए। मेरी घर में मेरी माँ है, वो हमेशा हमेशा एक बात कहती थी। मेरा परिवार वैसे मेरे बाकी कई चाचा ताऊ थे, वो काफ़ी पढ़े हुए लोग थे, तो मेरी माँ बचपन से एक बात कहती थी कि यार देख कुछ पढ़ लो वरना तुम उनके काम करोगे, मतलब उनके काम करोगे। तो मतलब एक भावना थी, और मैं तो ये मानता हूँ कि वो भावना जब मेरे समझ में आने लगी ना, उसी से कहीं न कहीं मैंने काम करना चालू किया। और ये मैं आज जो बच्चे पढ़ा रहा हूँ उनमें भी ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। मैं जब सर ने माँ की बात कही है, तो मैं चूँकि माँ हूँ और टीचर भी हूँ, तो मैं कहना चाहूँगी वो जो सर आप जो कह रहे हैं मोटिवेशन, वो उसे मोटिवेशन कह लीजिए, उसे टॉर्चर कह लीजिए, एक माँ के लिए वो एक शुभकामना है अपने बच्चे के लिए। वो एक माँ के लिए वो कंसर्न है कि मेरा बच्चा ठोकरें नहीं खाए। जैसे सर ने कहा कि माँ का तो उनके काम करेगा, और उन्होंने कहा रिवॉर्ड ला के दे दो। कोई भी माँ, मतलब मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं बात करते हुए, कोई भी माँ, हालांकि
पिता भी उसमें उतने ही वो हैं, आप ऐसा ना सोचें, लेकिन वो एक अनपढ़ माँ भी जो है ना, वो ये चाहेगी कि मेरा बच्चा स्वाभिमान से 2 रोटी कमा के खाए और उसका हाथ यूं रहे, यूं नहीं रहे। तो उसको जो उसके, जैसे सर ने कहा रूरल बैकग्राउंड की ही बात मैं लेती हूँ, उन्होंने उतना ही देखा, उन्होंने देखा कि अच्छा कोई सेलेक्ट हुआ है तो उसके सेलेक्ट होने से कितना माहौल बढ़ा, घर की परिस्थितियाँ बदल गई, एक के पीछे गया तो जैसे पहले रिसावर चले जाता था, एक जना गया तो पीछे पीछे चले जाते थे, तो वो मोटिवेशन है, सारी चीज़ें। अब माँ ने तो सर अपना काम कर दिया, अब बारी आपकी है। मतलब वहां से बच्चा आपके पास आ गया, अब आपको करना है कि काउंसलिंग कैसे करें। ये तो ना कि वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस लिए बिना तो बच्चा कभी भी आगे नहीं जाता। हाँ नहीं, बिल्कुल सही अपनी बात ये थी कि मुद्दा ये कभी नहीं है कि कोई बच्चा आगे नहीं जा सकता। नहीं सर, अपनी बात ये थी कि मुद्दा ये कभी नहीं है कि कोई बच्चा असफल होने पर किसी माता पिता ने उसको गोली से शूट कर दिया हो। हाँ, ऐसा कभी नहीं है। माता पिता तो वेल विशर रहेंगे, लेकिन बच्चा जो है वो आजकल का क्या सोच रहा है, उसके बारे में क्या सोच रहा है, उसको जानना बहुत जरूरी है। माँ के इंस्पिरेशन का एक एग्जांपल मैं भी दूंगा, मेरे भी है, हम घर का एग्जांपल दूंगा मैं। मेरा छोटा भाई है, वो एक दुकान करता था, ऑटोमोबाइल्स की उसकी दुकान थी। मैं गया वो। हाँ, तो जो मेरा बेटा था वो अपनी माँ को एक दिन कहने लगा कि पढ़ाई में क्या रखना है, अपन भी दुकान कर लेंगे। तो उसकी माँ ने कहा कहाँ से कर लेगा दुकान? बोले वो चाचा के वो करेंगे ना बच्चे, उनके साथ ही मैं कर लूँगा। उसने कहा वो दुकान तो उसकी है, तेरे को कैसे करने देंगे, तेरे को तो पढ़ाई करनी है। तो मदर्स का क्या है कि मोटिवेशन का एक बड़ा पहलू रहा है, फादर से भी बच्चे को मदर से मोटिवेशन ज्यादा मिलता रहा है सोसाइटी में। माँ को पहली शिक्षक कहते हैं, इसीलिए अपन क्या है कि मदर को फर्स्ट टीचर कहते हैं, है ना। इसीलिए तो पहला शिक्षक माँ को ही कहते हैं। वो मोटिवेशन, वो मोटिवेशन था, उससे वो डॉक्टर भी बना रहा, अब वो न्यूरोसर्जन है, बहुत बढ़िया न्यूरोसर्जन है ना। तो नहीं अपन इसमें ये बात बता रहा हूँ कि देखो स्ट्रेस लेना बहुत जरूरी है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोगों ने तो ये देखा है गांव में बहुत मतलब बिलो एवरेज फैमिलीज के बच्चे आगे सक्सेस होके उन्होंने बहुत बड़ा ड्रास्टिक अपने परिवारों में चेंज कर दिया, और उनका कोई एकेडमिक बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं जो 40%, 45%, 60%, 50% इस तरह के बच्चे डॉक्टर बने और इंजीनियर बने। इसका मतलब पीछे का बैकग्राउंड आप जज नहीं कर सकते क्या, क्योंकि गांव का बच्चा होता है उसको 10 तक तो ये पता नहीं होता, या इवन मैं तो कहूँगा 12th भी पता नहीं होता कि यार क्या किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। नहीं सर, अनपढ़ माँ के बच्चे कितनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं, तो वो तो निश्चित तौर पे एक स्ट्रेस लेना बहुत आवश्यक है। अब ये है कि अब ये चीज बड़ी आवश्यकता है, आप उस माँ की शुभकामना भी ये होती है कि तू तेरी तरफ से बेस्ट प्रयास कर, अपना अच्छा से अच्छा निकालने की कोशिश कर। अब उसको खुद को ही माँ को ये पता नहीं होगा कि तेरे को ये बनना है, तो ये बच्चों में ये चीज होनी चाहिए यार, जिस डायरेक्शन पे आप जा रहे हो अपना बेस्ट करने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज कहेंगे वो जो आप उम्मीद कर रहे हो आपको मिले ही मिले, और 100% आप जैसे कोई मेडिकल की बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि यार वो डॉक्टर ही बनेगा, सब डॉक्टर नहीं बनते। अपनी लाइफ में बेस्ट करोगे तो कहीं की दूसरी डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। ये मैं मेरा ही एग्जाम्पल बताऊं, मेरे फादर का एक सोच होता था कि मैं इंजीनियर बनूं। मैंने 12th पास करने के बाद में मैं इंजीनियरिंग की मैंने प्रिपरेशन भी की सीकर में। जैसे मैं आ गया था प्रिपरेशन करने के लिए, उस जमाने में सीकर में कई टीचर्स ट्यूटर्स पढ़ाते थे, भगवान सिंह जी, आर्य, जेडी सैनी सर, ये कुछ लोग पढ़ाते थे। मैंने प्रिपरेशन भी किया। हाँ, आरपीटी, उस ज़माने में आरपीटी का एक टफ कंपटीशन भी होता था, लेकिन मैंने प्रयास किया। कुछ मेरे साथ इंसिडेंट इस तरह के हुए, बीच में बीमार हो गया, घर जाना पड़ गया, बड़ा डिस्टर्ब सारा, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। मैंने उसी साल मेरे पापा को जाके कह दिया था, फादर को कह दिया था कि मेरे को डॉक्टर नहीं बनना, मेरे को मास्टर बनना, टीचर बनना है, इंजीनियर नहीं बनना। वो एक मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं फेल्योर था उसमें 100%, लेकिन मैंने मेरी जो मन की भावना थी मेरे फादर को बताई, और उन्होंने स्वीकार भी किया कि जो तू कर वो अच्छे से अच्छा कर। और उसी दिन मेरे दिमाग में यार मैं यहाँ अच्छा नहीं कर सका तो निश्चित तौर पे टीचिंग में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो पहले में और अब में यही तो डिफरेंस है। पहले वो मैं बच्चों को यही बोलना चाह रहा हूँ, और पेरेंट्स को भी बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो, यहाँ आप फेल्योर हो गए तो आप जिंदगी में फेल्योर हो गए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। हमारे लिए जैसे मेडिकल की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा होता है, मेडिकल में इतने सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे नीट एस्पिरेंट जो है उसके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं,
आज की डेट में बहुत ऑप्शन होते हैं, नर्सिंग से लेकर और हर हर चीज़ में वो अच्छा कर सकता है। नर्सिंग कर सकता है, आयुर्वेद कर सकता है, और कहीं टीचिंग में आ सकता है। मतलब और बहुत सारे टीचिंग में इधर के ऑप्शन भी निकलते हैं, तो अनगिनत ऑप्शंस होते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा आजकल के पेरेंट्स में ये थोड़ा सा एक अभाव दिखता है कि वो बच्चे को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाने की कोशिश करते हैं और बच्चे पे एक्स्ट्रा कहीं की स्ट्रेस भी देते हैं। प्लस थोड़ा सा इस तरह की बातें, हालांकि मैंने कहा पहले बोला, माँ से बच्चा कभी स्ट्रेस में नहीं आता, फादर से थोड़ा सा एक्सेप्शन सब जगह होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस में आता है। ऐसी बात हाँ, नहीं है। एक उम्र विशेष भी होती है सर। कहीं न महेंद्र जी, कहीं मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसमें एक बहुत बड़ा काम ये भी कर सकता है कि आप जैसे जो टीचर्स हैं, है ना, आप अपने अनुभव भी बच्चों को क्लास के बीच में कभी शेयर करें। क्योंकि स्टूडेंट का कोई ना कोई आइडियल टीचर ज़रूर होता है, वो किसी ना किसी टीचर के प्रति उसके मन में थोड़ा सा लिटिल मोर होता ही है। तो आप लोग भी अपने संघर्ष तो किया है, हर व्यक्ति करता है। आप लोग आज जो रिस्पेक्टेबल पोजीशंस पर हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपने भी संघर्ष किया है। उनको भी आप यदा कदा उन बच्चों की क्लास से में पढ़ाते पढ़ाते आगे पीछे भी कभी शेयर, ये तो हम लोगों को रेगुलर करना पड़ता है मैम, होता है मैम, क्योंकि नो डाउट स्ट्रेस बच्चों के आता ही है, बच्चे घर से दूर भी रहते हैं, और इस चीज़ के लिए हम थोड़ा सा खुशकिस्मत भी है कि जैसे सर ने कहा कि सीकर कोटा नहीं बन जाए, तो इसलिए खुशकिस्मत भी है कि सीकर में ये प्रॉब्लम्स नहीं है। और ये देखो प्रॉब्लम्स थोड़ा सा ये भी है कि इसके पीछे बड़ा लॉजिक ये भी मैं मानता हूँ कि सीकर और कोटा में एक जनरेशन गैप है। सीकर और कोटा में एक जनरेशन गैप है। हालांकि 10-15 साल बाद में तो कहीं ना कहीं जो बच्चा आएगा वो नेक्स्ट जनरेशन का बच्चा आ जाएगा, उसके पेरेंट्स थोड़े से अवेयर होंगे। अभी तो यहाँ जो बच्चा आ रहा है, जैसे अपन सबके पास पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादातर ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है, और उन्होंने उस बच्चे पे थोट ज़्यादा थोपी नहीं है कि तेरे को यही करना है। लेकिन अब पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके बच्चे आ रहे हैं, उनके फिर एक डायरेक्शन देके भेजा जाता है, तेरे को तो IIT बनना है, तेरे को तो डॉक्टर बनना है। तो सीकर में अभी गाँव का बच्चा आ रहा है, गाँव का बच्चा इस चीज़ पर ज़्यादा वो टेंशन नहीं लेता। प्लस उस बच्चे को तो ताजिंदगी हमेशा स्ट्रेस ली हुई होती है, ये भी तो एक खास बात होती है। जैसे मैं अभी 2-3 दिन पहले मैं क्लास में बच्चों के साथ एक बात शेयर कर रहा था। मैंने कहा हमारी वाली उम्र और आज के बच्चों में सबसे बड़ा फ़र्क ही आ गया। हमारी वाली उम्र में जब हम छोटे से 4-5 साल का बच्चा होता था तब डांट सुनना चालू करता था, और मतलब क्योंकि नोटी बच्चे गांव में होते थे, उनके पास तो मनोरंजन का साधन ही केवल और केवल बदमाशी होती थी। आपस में बच्चे इकट्ठे हो गए, शरारत कर ली, वही मनोरंजन का साधन होता था। उस ज़माने में मोबाइल नहीं होता था, उस ज़माने में टीवी नहीं होता था, और इंटरनेट के रिसोर्सेज कई सारे नहीं होते थे। तो बच्चा उसी में करता था, तो बदमाशी करता, तो नो डाउट उसकी ठुकाई भी होती थी। तो उस ज़माने में बापू भी ठोक लेता था, दादा भी ठोक लेता था, चाचा भी ठोक लेता था, पड़ोसी भी ठोक लेता था। ये नॉर्मल चीज़ें थी, नॉर्मल चीज़ें। तो वो बच्चा छोटी सी उम्र में थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस लेने की हैबिचुअल था, वो तैयार हो जाता था। आजकल के बच्चे में खासतौर पे, मैं ये खासतौर पे ये जो अर्बन बच्चों की बात करूंगा, उन बच्चों की कभी पेरेंट्स से डांट नहीं सुनी हुई होती। बहुत पैम्पर्ड होते हैं। हाँ, तो वो कभी थोड़ा सा भी तनाव है वो झेल नहीं पाता। ये सबसे बड़ा लॉजिक है। आपने स्ट्रेस की बात करी, मॉडरेट स्ट्रेस हमेशा बढ़िया रहता है, उसके बिना आप तरक्की कर ही नहीं सकते। लेकिन एक रियलिटी हम यहाँ शायद मिस कर रहे हैं कि हमारे स्कूल्स और हमारे पेरेंट्स, हमारे होम भी डेमोक्रेटिक नहीं है, हमारे स्कूल भी डेमोक्रेटिक नहीं है। हम इस चीज़ से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं चीज़ें, ये बात सही है कि हमारे जो रूरल बैकग्राउंड में माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन शायद जिस तरह से वो फाइनेंस मैनेज करते हैं और जिस तरह से वो बच्चे को छोड़ के जाते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई हो जाती है। पढ़ा लिखा आदमी जो एक्सपेक्टेशन रख रहा है वो तो फिर और भी ख़तरनाक है, क्योंकि वो ना बोलकर भी बहुत सारी बातें बच्चे को इशारा कर देता है, जो ज़्यादा गहराई से बच्चे के दिलो दिमाग पे असर करती है। तो ये हमें कहीं ना कहीं हमारे पूरे सिस्टम के अंदर, आप चाहे घर ले लीजिए चाहे स्कूल ले लीजिए, मुझे लगता है कि कहीं बच्चे को अपनी बात कहने का स्पेस शायद हम नहीं देते हैं, और यहाँ हम निश्चित रूप से गड़बड़ करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं जिन्होंने कभी बड़े ड्रीम नहीं लिए, वो बड़ी बड़ी जगह पहुँच जाते हैं। ये हकीकत है, और ये ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं लोगों की, घरों
घरों को 2-2, 4-4 पायदान ऊपर ले जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे उलझ रहे हैं जिसे कवि बनना था और वो इंजीनियर बन रहा है, ठीक है। इसीलिए हमें जो डॉक्टर दिख रहे हैं समाज में, हमें वो उनमें वो डॉक्टर जैसा पैशन दिखाई नहीं दे रहा। जो इंजीनियर्स जिनसे हम एनकाउंटर करते हैं, हमें उनको प्रोजेक्ट्स के प्रति और के प्रति वो डेडिकेशन दिखाई नहीं दे रहा। और जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, जिस प्रोफेशन में चौक हाथ में होना या मार्कर हाथ में होना एक गर्व की बात है, वहाँ मैं देख रहा हूँ कि चौक छोड़कर लोग चाय की दुकान पे या ज़्यादा बड़े उससे बात करते हैं कि हम तो एक भी क्लास नहीं लेते फिर भी इतनी सैलरी मिलती है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये स्थितियाँ आ चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति आई क्यों? क्योंकि हमारा टीचर जो है ना, वो पैशन से टीचर नहीं है। जिस समाज में इस तरह की स्थितियां होगी वो समाज बड़ा गलत डायरेक्शन में जाएगा। इस समय यदि आप वेस्टर्न सोसाइटी को देखो बच्चों को लेके, तो वेस्टर्न सोसाइटी में करियर और प्रोफेशन को लेके उन्हें स्वच्छंद छोड़ा जाता है। और मुझे लग रहा है कि जितने स्टार्टअप्स वहाँ से शुरू हुए, उन्होंने ये जो एक नोवल तरीका शुरू किया कि आप बच्चों पे छोड़ दो और आप उनकी क्रिएटिविटी को केवल भांपो और फिर उसको आप डायरेक्शन देने की कोशिश करो जो पोटेंशियल आपके अंदर है, और आप उसको उसमें जितना ज़्यादा वो अंदर जाए उसको एक बार मौका दो। वहाँ से इतने स्टार्टअप, ये स्टार्टअप की बात हमने अब शुरू की है पिछले 5 सालों में, वहाँ तो हर बच्चा स्कूल्स के बाद में स्टार्टअप के बारे में सोचने लगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि एक खुश मिजाज इंसान हम कैसे बना सकते हैं। एक अच्छा प्रोफेशनल तो ट्रेनिंग से बना देंगे हम, लेकिन उसके साथ में खुश मिजाज इंसान भी बनाएंगे तो सोसाइटी में हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर हमें घरों के बाहर लंबे लंबे रैंप देखने को नहीं मिलेंगे, वो घरों के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारा सिविक सेंस ज़्यादा इम्प्रूव होगा। हम दूसरे की जो कंफर्ट जोन है उसके अंदर हम एनक्रोचमेंट नहीं करेंगे, है ना। और एक बहुत ही कोहेसिव सोसाइटी की तरफ हम लोग जाएंगे। इसीलिए आर्ट एंड कल्चरल लिटरेचर की जरूरत, बिल्कुल जरूरत है उसकी, उससे कोई नहीं नकार सकता। मैं योगेंद्र शर्मा सर पे आना चाह रहा हूं और आप सबको मुखातिब करवाना चाह रहा हूं। सर ने 2000 में अपना टीचिंग करियर शुरू किया। साधारण पृष्ठभूमि से निकल कर आए हैं, सरकारी सेवा में आप भी गए, लेकिन मोह भंग हो गया, बहुत जल्दी छोड़ा। बुढ़ानी सर ने और प्रोत्साहित किया। साथ साथ मतलब बुढ़ानी सर और योगेंद्र सर साथ साथ सरकारी सेवा में थे। आपने सरकारी सेवा का परित्याग कर सीकर की कोचिंग इंडस्ट्री को, सीकर के कोचिंग सेक्टर को सींचना शुरू किया। और इसकी ये देन है कि आपका अपना लंबा जो अनुभव है और इतना बड़ा जो काम है वो फलीभूत हुआ। हजारों हजार बच्चे, वो परिवार आज आगे बढ़ पाए जो इन कोचिंग्स के बिना, मैं पूरी सच्चाई, ईमानदारी और शिद्दत के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ऐसे कोचिंग्स के बिना कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। योगेंद्र सर, कैसे आप देखते हैं अपनी इस यात्रा को, इस जर्नी को, क्या आपके अपने अनुभव हैं? देखो, गुरु शिष्य की परंपरा सनातन धर्म में बहुत वर्षों पहले से चली आ रही है। 5000 ईसा वर्ष पूर्व से चली आ रही है। और रामायण महाभारत में अपन बहुत सारे ऐसे देखते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनके लिए भी गुरु वशिष्ठ थे। और उसके बाद उनके शिष्य लव कुश के लिए भी आप कह सकते हैं ऋषि वाल्मीकि थे। तो ये गुरु शिष्य की परंपरा तो हमेशा चली आ रही है। तो मैं सबसे पहले मेरे जितने गुरु हैं उन सबको नमस्कार, उनका आशीर्वाद लेना चाहूँगा। और हमारे शिष्य जो गुरु बन रहे हैं उनको आशीर्वाद देना चाहूँगा। और ये जो आज के समय में जो टेंशन की बात अपन करते हैं, वैसे हर आदमी टेंशन लिए घूमता है। किसी को भी पूछ लो तो चिंतित दिखता है। उसको पूछते हैं कि भाई डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, तो बोलता नो। देन वाई वरी, क्यों चिंतित है। लेकिन किसी को पूछते हैं कि तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम रखते हो, बोले यस। तो तुम कुछ इसके लिए कर सकते हो, बोले यस। फिर क्यों चिंतित हो। और किसी को पूछा जाता है कि भाई तुम प्रॉब्लम रखते हो, बोले हाँ। तुम कुछ कर सकते हो इसके लिए, बोलना, फिर क्यों चिंतित हो। आज जब समस्याओं का समाधान आपके हाथ में नहीं है तो चिंता ना करें। तो चिंता लोगों को पहले से ही कहा चिता के समान है, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। और टेंशन का कोई फायदा भी नहीं होता है। बस समय पहले जो था और आज का समय है उसमें बड़ा चेंज आ गया है। चेंज ये आ गया कि पहले अपन देखते थे कि पुराने रामायण महाभारत में कोई भी गुरु शिष्य के पास जाता था तो उसके कोई और
आसपास में इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, उसका माइंड ब्लैंक होता था और सीखने के लिए होता था। आजकल अगर कोई कहीं भी पढ़ने जाता है तो पहले जैसे समाज है, वो है, परिवार है, उसके ऊपर सबसे पहले एक बहुत बड़ी अपेक्षाएं लाद देता है कि भाई तुम्हें ये करना है। उसको ये नहीं कहना तुम्हें कोशिश करनी है, उसे कहते हैं तुम्हें करना ही है। अब वो बच्चा वहाँ पे रहता है, लेकिन आजकल एकांत में नहीं है बच्चा। बच्चे के पास सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल है। मोबाइल में एक भी चीज़ आज कैरियर गाइडलाइन की ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। आप किसी मोबाइल में कोई जो रील देखते हैं बच्चे, उनमें अगर कैरियर गाइडलाइन की कहीं चीज़ हो तो आप मुझे ढूंढ के भेजना। तो बच्चे जनरली केवल और केवल इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं और उसका एल्गोरिथम ऐसा ही है। हाँ, उसी को सब चाह रहे हैं और उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। जबकि बच्चे को साइंस ली तो उसके पास कैरियर गाइडलाइन होनी चाहिए कि तू MBBS करेगा, तू BAMS करेगा, तू वेटनरी करेगा, तू BSc नर्सिंग करेगा, तू नर्सिंग स्टाफ में जाएगा, पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्सेज हैं इनमें जाएगा, और इन से हज़ारों लोग सर्विस में लगते हैं। तो ये उनको पता नहीं होता और ना घर वालों को पता होता है, और वो सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं, हाईएस्ट वाली। और हाईएस्ट वाली चीज़ सर्वोपरि नहीं है। कोई किसी अपने काम से आज तक ही संतुष्ट नहीं हुआ है। डॉक्टर बन जाता है तो डॉक्टर बनने के बाद कौन सा संतुष्ट होता है? अपने कलेक्टर साहब थे तो वो कलेक्टर बने, डॉक्टर से संतुष्टि नहीं मिली तो कलेक्टर बने। कई कलेक्टर भी IAS में देखा है मैंने, कई एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं ऊपर, PMO वगैरह के अंदर कई जो रिटायरमेंट लेके जाते हैं, तो वो उनका ख्वाहिश अलग होती है कि वो अलग करते हैं। तो कभी भी कोई आदमी संतुष्ट तो कभी भी जिंदगी में नहीं होता नहीं। जिसने जो पा लिया वो तो हो गया जीरो। सर, संतोष विकास को अवरुद्ध कर देता है ऐसा? नहीं, विकास को अवरुद्ध तो कभी नहीं करेगा। स्ट्रगल तो एनी टाइम हर स्टेप में मिलेगा। पहले दिन पैदल चलना लगा था ना, वो भी स्ट्रगल था, उसमें भी एक दिन में नहीं सीखा। वो स्ट्रगल तो जीवन में हमेशा रहेगा। माँ बोलना सीखा था ना, माँ, उसमें भी स्ट्रगल था। पहली अपन बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में छोड़ने जाते हैं ना, और वैन में बिठा के आते हैं, वो भी उसका स्ट्रगल है। वो हर जगह स्ट्रगल है और हर जगह के अलग अलग चैलेंजेज हैं। लेकिन इस रूप में थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है और अपेक्षाएं अपन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। बच्चे को हमेशा ये कहना चाहिए तुम कोशिश करो, अनर्गल बातों में ना फंसो। मैंने अभी तक मेरे लाइफ में 25 साल हो गए, मैंने कभी स्टूडेंट्स को जिस तरीके की ये घटनाएं हो रही हैं, हमने तो शायद सर को भी देखा भी नहीं कि कोई बच्चे ने ऐसा किया हो। हालांकि अब सुन रहे हैं और दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? कि पहले टीचर जो था वो पूरा अधिकार समझता था, बदमाशी करता था तो थोड़ी कुटाई भी कर देता था, डांट भी देता था। आजकल गार्जियन बच्चे को डाल के जाते हैं तो कहते हैं कि ध्यान रखना, लेकिन इसको कुछ कहना मत और इसके हाथ मत लगाना। तो हाथ बांध दिए, मुंह बांध दिए, टीचर क्या समझाएगा उसको? उसको कुछ नहीं कह सकता, उसको लाइन में नहीं ला सकता। पहले पनिशमेंट मिलते थे, लेकिन आजकल कोई पनिशमेंट घर वाले ही नहीं देते हैं। फिर बच्चों को इस चीज़ का पता लगने लग गया। तो सभी बच्चे तो ऐसे नहीं होते, लाखों बच्चे पढ़ते हैं, सब बच्चे तो ऐसे नहीं होते। लेकिन मूलभूत समस्या ये है कि उनको टेंशन मुक्त रखने के लिए कैरियर गाइडलाइन है, पेरेंट्स के लिए गाइडलाइन है। उनको ये समझना चाहिए जिससे आज की समस्याएं जो हैं वो हो रही हैं वो आगे ना हो। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा, इसके लिए तो बड़ी विस्तृत परिचर्चा ही चाहिएगी, जिसमें पूरी डिटेल हो तो ही काम बहुत चलता है। सारी ऐसी बातें बताई सर जिनकी रियलिटी से मतलब रियलिस्टिक वैल्यूज हैं उनका अपना वास्ता है। चेतन जोशी सर को हम सुनना चाहेंगे। डॉक्टर चेतन जोशी अपने आप में युवा और ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं, बड़े भाई की तरह हमेशा आपका स्नेह रहता है, लगातार अपने काम में लगे रहते हैं और कुछ रोचक जानकारियां साझा करेंगे। जैसे एक चूहे के एक्सपेरिमेंट की आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाव, गुरु बलियारी आपने गोविंद दियो बताए। मैं मेरी प्रथम गुरु, मैं मेरी माँ को प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जो चर्चा कर रहे थे स्ट्रेस के ऊपर, मैं प्रोफेसर मही भटनागर साहब की लैब में काम कर रहा था। न्यूरो साइंस के ऊपर हम लोग काम किया करते थे।
तो उस समय मेरे पास में नोकिया 1100 मोबाइल था। तो ऐसे ही खुरापात दिमाग में चलती रहती थी कि भाई कोई मोबाइल का भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या। तो मोबाइल से जो निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस थी उनका इफेक्ट चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि माइस, जो एल्बिनो स्विस माइस होते थे, उनके पास में मोबाइल को रख दिया करते थे और उनको बार बार में स्ट्रेस दिया करते थे। स्ट्रेस देने के बाद में फिर हमने ऐसे ही अनऑफिशियली जैसे 21 डेज बाद में हमने क्या नाम है उसका ब्रेन निकाल कर और उसकी स्टडी की तो हिप्पोकैम्पल जो रीजन जो कि हमारा मेमोरी का सेंटर है उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि मास लेवल के ऊपर जो न्यूरॉन का डिजनरेशन देखने को मिला। तो सर के साथ डिस्कस किया तो सर ने, हमें नहीं पता था उस समय, हम एज ए स्टूडेंट एक शो किया तरीके से हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया। हालांकि हमारे से पहले इसके ऊपर काम हो चुका था, हमें उस चीज़ का नॉलेज नहीं था। तो मैंने सर के सामने जाकर रखा, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा देखने को मिल रहा है इसमें। तो उन्होंने कहा कि ये काम बेटा हो चुका, लेकिन ये बहुत अच्छा आइडिया है कि तुम्हारे दिमाग में आइडिया आया कि भाई इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। आज वर्तमान परिस्थिति में हमारे जो स्टूडेंट आ रहे हैं, मैं सीकर और कोटा दोनों के रेफरेंसेस में बात करना चाहूंगा कि शेखावाटी अंचल में सीकर में जो बच्चा आता है उसके साथ में बच्चे के साथ में कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स यहाँ पर कंटिन्यूअसली उनके साथ में एक फ्रेंडली अटैच रहते हैं और वो बच्चे को मोटिवेट करते रहते हैं। जैसे अभी बुडानिया सर कह रहे थे कि इसमें मदर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरे जीवन में भी मदर का बहुत बड़ा रोल रहा है। अनपढ़ थी, सुबह 4 बजे उठा दिया करती थी, नहीं उठते थे तो पानी डालना या छड़ी से पिटाई कर देना, तो उठते थे पढ़ने लग जाते थे। अनडायरेक्शनली पढ़ाई करते थे, पता नहीं था कि लाइफ में करना क्या है। हमारे पास में कोई मोटो नहीं था, बस सुनते थे कि ऐसा ऐसा करना है। पहले के ज्यादातर एकेडमिक्स के जो लोग हैं वो नॉन डायरेक्शनली थे। तो मदर के साथ में जैसे जो अटैचमेंट बच्चों का यहाँ पर रहता है वो बच्चों को एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट की तरफ उनको लेकर जाता है। ये बात सही है कि आज जो बच्चा है उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है मोबाइल के कारण। वो इस बात पे खास ध्यान देना चाहिए। आगे वाली जो बात है, एक आपके पास न्यूरो लैब के कुछ फाइंडिंग शेयर की जा रही है इनफॉर्मली, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो व्यक्ति आपके साथ ये बात साझा करने जा रहे हैं वो कॉलेज एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन और इन बिटवीन कोचिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं। हर तरह के विद्यार्थियों की जो लर्निंग बिहेवियर है उसको भी वो जानते हैं और उन पर आने वाले प्रेशर को सफलता में कैसे बदला जाता है, इस बात को हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। हाँ चेतन सर। क्या है कि मोबाइल पर आज बच्चा अपना मैक्सिमम टाइम कंज्यूम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपना एक टेस्ट अनाउंस किया कि भाई आपका टेस्ट होना है, तो आजकल बच्चे क्या करते हैं, टेलीग्राम के ऊपर कोई क्वेश्चन आ रहा है, जो क्वेश्चन आप 1 मिनट में अपनी बुक में सोल्व कर सकते हो, उस क्वेश्चन पर वो 1 घंटा अनावश्यक रूप से दूसरों के साथ डिस्कशन करने में, अनगल डिस्कशन करने में अपना पूरा टाइम पास कर देता है, जिसके कारण वो अपनी प्रॉपर स्टडी नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज कि YouTube के ऊपर भी एक चीज बहुत देखने को मिली कि आज हर व्यक्ति स्टार्ट हो जाता है YouTube के ऊपर, उसको अपने कंटेंट के बारे में भी जानकारी नहीं है कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूं वो बच्चों के लिए प्रॉपर है या नहीं है। फिर उसके साथ साथ में क्योंकि जो टीनेजर जो स्टूडेंट आते हैं आजकल YouTube चैनल पर इनके ऊपर पोर्न मूवीज वगैरह की तरफ भी बच्चों का रुझान हो जाता है। अब वो बच्चा क्या होता है कि वो एक प्रकार से उन वीडियोज के प्रति आजकल जो टीनेजर की जो प्रॉब्लम्स है वो मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ, वो उसके साथ में हैबिचुअल हो जाता है। अब यहां पर आवश्यकता पड़ती है पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चे को प्रॉपर तरीके से इन चीजों से दूर रखे, उसकी प्रॉपर वॉच करता भी रहे। अब कोटा में ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि पेरेंट्स तो बच्चे के साथ रहते नहीं, बच्चे को छोड़ दिया। अब वो जो बच्चा 16-17 साल का होता है उसको जिस समय हमारी बॉडी के अंदर
सेक्स हार्मोन्स का सिक्रेशन प्रारंभ होता है, उस समय उस बच्चे का अट्रैक्शन, क्योंकि वो जो हार्मोन्स आते हैं वो बॉडी में उसको स्ट्रगल करने का भी वो देते हैं, उसको क्या नाम है लड़ने की कैपेसिटी भी देते हैं, उसको ये भी सिखाते हैं कि आप ईमानदार भी बन सकते हो। ये सारे हार्मोनिक रोल्स उस समय देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या होती है कि वो बच्चा अकेला रह गया और वो बच्चा बस उसी के साथ में खोया रहता है। उसकी सराउंडिंग जो है वो सारा का सारा उसका पूरा का पूरा फ्रेंड सर्किल वो मोबाइल के ऊपर ही चलता रहता है। पहले क्या होता था कि हम जॉइंट फैमिली के अंदर रहते थे, तो जॉइंट फैमिली के अंदर रहते थे तो हमें दादाजी का भी प्रेम मिलता रहता था, दादी जी का भी मिलता रहता था, उनकी डांट फटकार भी मिलती रहती थी, मदर फादर इनका, फिर अपने अड़ोसी और पड़ोसियों का सबका वो मिलता रहता था। और सर जैसे भी चर्चा कर ही रहे थे कि समय समय पर कुटाई और पिटाई भी होती रहती थी, जिससे हमारा स्ट्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली वो एक प्रकार से यूं कहा जाए कि मिलता रहता था। टॉलरेंस का जो लेवल है पेरेंट्स की पैम्परिंग से काफी कम नहीं हो गया। हाँ, टॉलरेंस कम हुआ है, निश्चित तौर पर टॉलरेट कर ही नहीं पा रहा। दूसरा, अभी सोसाइटी में जो मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है वो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और वो पेरेंट्स को भी बहुत सोचने के ऊपर मजबूर कर रही है ये चीजें कि आज हमारे यहाँ पर जैसे भाई हम लोग जैसे आरपीएससी में या क्या नाम है केवीएस की इनकी बच्चे जो तैयारियां करते हैं उन बच्चों को भी पढ़ाते हैं। जिस समय पर बच्चों की शादियां होनी चाहिए उस समय पर बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही है। उसके कारण क्या हो रहा है कि धीरे धीरे एज डिफरेंस डेवलप होता जा रहा है और उसके कारण वो बच्चा जो है वो साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर्स का भी शिकार होता हुआ जा रहा है। इसका इफेक्ट भविष्य में क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जब लेट एज के अंदर मैरिज होती है तो किसी को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखने को मिल जाएगा, कहीं डाउन सिंड्रोम देखने को मिल जाता है, तो फिर वो पूरा जीवन अपना उन बच्चों के साथ में लगा देते हैं। तो हम लोगों को, सोसाइटी को भी ये सोचने की आवश्यकता है कि हो सकता है कि हमारा जो बच्चा है, जो हमारा स्टूडेंट, जैसे अभी सर भी बता रहे थे कि भाई इतने डाइवर्सिटी है, इतने फील्ड हैं। जैसे मैंने खुद ने आपकी जब सुबह पिटाई हुआ करती थी, जब आप नहीं उठते थे, उसका असर और आपके बेटे में यदि मैं तुलना करूं उस समय के चेतन की और नए चेतन की यदि मैं तुलना करूं तो आज के वो जो छड़ी की मार खा के उठने वाला चेतन जोशी आज अपने बेटे को कैसे पाल रहा है, पोष रहा है। एक्चुअली में आज हम काफी सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि भाई मेरी फैमिली जो है वो पूरी धार्मिक है, तो हम हमारे बच्चों को संस्कार देते हैं, उनको मंदिरों की तरफ लेकर जाना, तो उससे क्या होता है बच्चा स्ट्रेस फ्री रहता है। और मैं हमेशा बेटे को ये की बात कहता हूँ कि अपना कहीं सिलेक्शन हो या नहीं हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे को नॉलेज होना चाहिए। और यदि आज आपके पास में नॉलेज है तो आपकी वैल्यू है आज। और हमारी सोसाइटी में भी आज अगर हम लोग बात करें कि दो तरह का एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, एक तो स्किल्ड और एक नॉन स्किल्ड है। आप यदि देखेंगे नॉन स्किल्ड का नंबर ज्यादा है, स्किल्ड जो व्यक्ति हैं वो सब जॉब कर रहे हैं, जॉब की आज भी कमी नहीं है। दिक्कत यही है ना कि लोग आज कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी नहीं करना चाहिए, एग्जैक्टली करना वो चाहिए जो आप अच्छा कर सकते हैं। अब जैसे तो आप पूछोगे, जैसे सोनी सर काफी अच्छी बातें इस पे कर रहे थे, जो कॉन्ग्रुएंस नहीं है वो नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। तो मैं तो अभिभावकों से और बच्चों से सिर्फ इतना सा अनुविनय करूंगा कि आप लेकिन बीच में अपनी बात काट गए, खुद की जिम्मेदारी वाली बात काट गए। हाँ, मैं वही आज का चेतन जोशी अपने नए चेतन के साथ में परवरिश को कैसे देखता है? मैंने बताया ना कि भाई मैं अभी जैसे थोड़ी देर पहले योगेंद्र जी सर बता रहे थे कि सनातन धर्म की बात कर रहे थे। हम हमारे बच्चों को यदि प्रारंभ से ही हमारा जो धर्म है वो हमारे जीवन की जीने की कला है। सर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, इसमें माफी चाहूंगा मैं। ये मतलब धार्मिक बातें, सनातन धर्म, सारी चीजें अपनी जगह ठीक है। मुझे लगता है कि उनमें ह्यूमन जो वैल्यूज हैं, उनमें जो मानवीयता है, उनमें जो अदब है, उसको डेवलप करने की ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है जैसे मैं नियमित रूप से मंदिर नहीं जाता, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि मैंने आज तक किसी आदमी का नहीं, मंदिर जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ। नहीं सर, मंदिर मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ। मैं मेरी बात सुनिए सर, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मंदिर जाना धर्म नहीं है, मंदिर जाना धर्म नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सामूहिक रूप से जब अपने परिवार के साथ में बैठते हो,
जैसे फॉर एग्जाम्पल रिश्तों की संवेदनशीलता समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पापा है, तो मैं मेरे बेटे को ये सिखाऊं कि बेटा ये आपके दादाजी है, पांव छुओ। मैं रिश्तों की संवेदनशीलता समझ की बात कर रहा हूं, मतलब वो हम चाहते हैं कि टॉपिक से हम डाइवर्ट थोड़ा सा नहीं हो, इसलिए मैंने बीच में आपको इंटरप्ट किया। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आज का जो बच्चा है, एज ए टीचर भी मैं इस बात को फील करता हूं, मैं भी फादर हूं, इस बात को फील करता हूं कि जो बच्चा है उसको अदब, संस्कार, इज्जत, सम्मान, ये सारी बातें मैं समझाऊं, और इसके साथ साथ जो मानवीय संवेदनशीलता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आज की डेट में, वो फर्क नहीं करे लोगों में, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं करे, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा बल देने की। एक छोटी सी बात यहाँ जोड़ना चाहूंगा मैं, मोबाइल की जो बात चल रही है उस पर भी बात करेंगे, और जो अभी चर्चा चली है, मोबाइल अपने आप में आप एक इंस्ट्रूमेंट को दोष दे रहे हैं। अब पिस्टल बनी है तो उसका यूज पुलिस वाला भी करेगा और उसका यूज क्रिमिनल्स भी करेंगे। वेस्टर्न वर्ल्ड की अलग प्रॉब्लम है, वहाँ पे शूटआउट्स होते हैं, स्कूल्स में बच्चे शूटआउट्स कर देते हैं। यहाँ आप बात कर रहे हैं कि बच्चे मोबाइल के कारण बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। हमने उनको क्या कभी कोशिश की कि ट्रेनिंग देने की कि हमें मोबाइल को यूज कैसे करना चाहिए? हाँ, एग्जैक्टली, ट्रेनिंग की जरूरत है। क्या वो माँ बाप को नहीं देख रहा, क्या वो माँ बाप को नहीं देख रहा कि माँ बाप घर में आते ही उस गैजेट को अपने हाथ में ले लेते हैं, और वो जिस समय बच्चों के साथ में अंतरंगता बनानी चाहिए, बात करनी चाहिए, कैरम खेलना चाहिए, टीवी देखना चाहिए, उस समय वो अपना मोबाइल लेके वहां बैठे हैं, मम्मी अपना मोबाइल लेके वहां बैठी है, और उस बच्चे को चुप करने के लिए उन्होंने टैब या मोबाइल की एक और व्यवस्था कर दी। कहीं न कहीं हमें इन चीजों से बचना होगा। ये बच्चे के लिए एक बहुत शानदार इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। जिस चीज के लिए हम लाइब्रेरीज में दर दर भटकते थे, आज एक क्लिक के ऊपर मेरी प्रॉब्लम इसके ऊपर सॉल्व हो रही है। आने के बाद सर ये बात बोल मैं इसी बात पे आ रहा हूँ, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। 16 साल के बच्चे को ये चीज समस्या ये आ रही है, अगर उस बच्चे के साथ में या उस पेरेंट्स के साथ में कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम ही किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता। आप बच्चे को पूरे जिंदगी को स्क्रिप्ट नहीं लिख के दे सकते हैं कि बेटा आप इस समय ये करोगे, ये करोगे। आप उसको बेसिक दे दीजिए ना, उसको आगे वो अपने आप समझेगा कि अच्छा इंसान होता है। फिर उसका बॉडी लैंग्वेज, माँ तो बॉडी लैंग्वेज से ही समझ जाती है। नहीं, बिल्कुल सही बात है मैम। समझ में आ जाता है। और एक बहुत जो चीज़ अक्सर इंडियन सोसाइटी के अंदर हम लोग देखते हैं, विशेष तौर पे जो हिंदी भाषी बेल्ट है उसके अंदर जितने भी बच्चे हैं, कायदे से यदि मैं अपने बच्चे से प्रेम करता हूं तो उस उम्र के तमाम बच्चों से मेरे हृदय में प्रेम होना चाहिए। असली प्रेम वो है। हमारे अंदर क्या है एक चीज़ कि हमारा बच्चा जो है, हम उसी को सुप्रीम देखना चाहते हैं हर जगह। ये हमारे अंदर भी तनाव पैदा करता है, ये हमारे बच्चे में भी तनाव पैदा करता है, और ये हमारी सोसाइटी में उस पीयर ग्रुप के अंदर राइवलरी पैदा करता है। ये अनजाने में बहुत ज्यादा होता जा रहा है, जैसे जैसे हमारे माँ बाप ज्यादा पढ़े लिखे हो रहे हैं। ये बिल्कुल कह रहे हैं, तो इससे हमें कहीं ना कहीं हमें इसको जो ये कंपटीशन वाला जो डेवलप, एक्चुअली में क्या ये पॉजिटिव एंगल की तरफ न जाकर ये नेगेटिव एंगल पकड़ रहा है। हाँ, और घर में आपने बच्चों को कहा बड़ों के संस्कार, आप उनके पैर छूइए। आप उनको ये भी सिखाइए कि ये जिस जनरेशन के लोग हैं, वो तमाम लोग जो आपके चारों तरफ है वो सम्मान के पात्र हैं, यदि उनका व्यक्तित्व अपराइट है और उनके कृत्य जो है वो बिल्कुल सही है ना। तो ये चीज कहीं ना कहीं हम केवल और केवल ये कहते हैं कि ये सम्मान के योग्य है, इसके बाहर जो है वो दुनिया आपके लिए खुली है। वही तो मैंने कहा ना कि वो फिर खुद अपनी परिभाषाएं भी तो गढ़ेगा ना, सब कुछ आप नहीं सिखा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आप बेसिक चीज उसमें वो संस्कार वाली, जैसा महेंद्र जी ने कहा कि संवेदनशील बनाना है। संवेदना तो हर ह्यूमन बीइंग में है, उनको कल्टीवेट वो अपने कल्टीवेट करने की आवश्यकता है। एज ए टीचर तो हम सब लोगों के लिए तो एक ये बेनिफिट है मैडम, हम लोग सब लोग क्लासेज में होते हैं, बच्चों के बीच होते हैं, हम सब अपने बच्चे को, मतलब अपने खुद के बच्चे को, जो बायोलॉजिकल चाइल्ड है हमारे, उसके अलावा हर एक बच्चे को अच्छा देखना चाहते हैं। तो नेचुरली हमारे में तो ये चीज़ आती है कि हमारे क्लासरूम के बच्चे, हमारे पढ़ने वाले बच्चे, ये सारे बच्चे समृद्ध हों, अच्छा हों, ऊपर पहुँचे। तो ये निश्चित तौर पर हम इस चीज़ों से तो पार पा लेते हैं, लेकिन सोसाइटी में ये आज के टाइम में दिक्कत है। सबसे पहला तो इसमें डिस्ट्रक्शन यही आया है कि सबसे पहला तो ये आया कि पेरेंट्स को सुधरना पड़ेगा। बिल्कुल सही, मतलब इतनी अपन बात की, उसमें से सबसे पहली चीज आई है पेरेंट्स को सुधरना पड़ेगा। हम सब पे सम्मिलित हैं। हाँ, बिल्कुल, हम सबको सम्मिलित करते हैं। सब पेरेंट्स के सुधरे बिना ये काम नहीं हो सकता। दूसरा मेरा ही मानना है सर, मतलब अब मैं मॉडरेटर की भूमिका से बाहर आके बात कर रहा हूँ कि पेरेंट्स के सुधरने के साथ साथ ग्रुप डायनेमिक्स का स्पेस देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के पास ग्रुप डायनेमिक्स बिल्कुल बंद हो गई है, और जिस स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, पहले प्ले फील्ड्स हुआ करते थे, आज एक स्टूडेंट कोचिंग्स में 6 o'clock अपनी लाइफ शुरू करता है
और ग्रुप में हम कहते हैं कि किसी के साथ रहेगा, टाइम नहीं होगा तो उसके पास प्रेशर परफॉर्मेंस का, एवरीडे चैप्टर उसे पूरा करना है, टेस्ट भी अपने पूरे करने हैं, होमवर्क भी बहुत सारा करना है, और इस कारण से उसके पास ग्रुप खत्म हो गया। ग्रुप खत्म होने का मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन अपने एज ग्रुप के साथ मशीन कम्युनिकेशन में तो है, लेकिन वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन खत्म हो गया। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस कारण से एक थियरी है जिसका लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म कहते हैं। द लैंग्वेज यू यूज अफेक्ट्स द वे वी थिंक। जैसी भाषा हम प्रयोग में लेते हैं वैसे ही हम सोचते हैं। हम कैसी भाषा काम में लेने लगे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का बड़ा रोल है। और जिस तरह की भाषा हम काम में ले रहे हैं, आई वॉज शॉक्ड जब मुझे पता चला कि एक ग्रुप, मतलब पिछले दिनों की बात है, मैं देख रहा था शाम के करीब, मैं लेट नहीं गया था, करीब 10:30 बज रहे होंगे, और 10:30 बजे जैसे ही मैं मेरी ऑनलाइन क्लास लेके घर जा रहा था, उस समय मैंने देखा कि करीब 5-6 लड़कियां रोड पर, मैं यहीं की बात कर रहा हूँ, और वो अपने हाथ में बियर की बॉटल लगे मुँह कर रही थी और वो गालियाँ दे रही थी। इंटरेस्टिंग बात ये थी, छोरे जैसे हमारे पुराने टाइम पर बड़े बुजुर्ग गालियाँ दिया करते थे, उस तरह की गाली से वो शक्ति का एहसास कर रही थी, बोल के और हवा में किक मारते हुए। तो ये क्या हुआ, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जिसकी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस सबके पास आई है, उसके साथ हमारे पास एक नई तरह की लैंग्वेज आ गई है जिसने हमारी उम्र के संस्कारों को हमसे छीन लिया है। और वो संस्कार जैसे जैसे छीनते जा रहे हैं वो क्लासरूम में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब विद्यार्थी जो रात को सुन करके समझ करके बाहर आता है वो वैसा ही बनने का प्रयास करता है। स्टेनले हॉल एक बड़े एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट रहे और उन्होंने इस उम्र को संघर्षों, झंझावातों और तूफानों का काल कहा। यानी एक ऐसी एज है जिसमें सबसे ज़्यादा तूफान एक विद्यार्थी झेलता है। ये वल्नरेबल एज है, इसमें वो हर उस चीज़ से सहज प्रभावित होता है जिसके साथ वो जुड़ता है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जैसा जोशी जी ने कहा कि ये वो एज है जिस समय उसमें डेवलपमेंटल फेज के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, गॉनेडिक डेवलपमेंट होता है उसमें। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज एज ए टीचर, जब मैं डाइवर्स देखता हूँ, मतलब इंक्लूडिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ले लें, चाहे हम यूएस का येल यूनिवर्सिटी देख लें, बाकी सब देख लें, कल्चरली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों में। बच्चों में डिफरेंस आएगा जब वो स्कूल एजुकेशन के बाहर निकलते हैं। तो 11वीं, 12वीं, 9वीं, 10वीं, 8वीं से 12वीं तक का जो पीरियड है 5 इयर्स का, उसमें वो एक ऐसी ग्रुप डायनेमिक से जुड़ता है, लोगों के बीच रहता है, जिसमें एज ग्रुप बहुत ज़्यादा है। उससे छोटे वो खुद सेल्फ कॉन्सेप्ट में खुद को बड़ा मानने लगता है कि मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, आप मुझे मत डांटा करो, आप यार कुछ भी ये मेजर प्रॉब्लम है। आजकल सब स्टूडेंट क्लास में बड़े इज्जतदार बनकर आते हैं। तो मैं कई बार क्लास में बच्चों को कहता हूँ कि भैया अब तो बेइज्जत हुआ करते थे, हमारे जो टीचर बड़ी पिटाई वगैरह भी करते हैं। तो योगेंद्र तो ये एक जो मेजर जो प्रॉब्लम है आज स्टूडेंट्स के साथ में, यदि आप बच्चों के ग्रुप में किसी स्टूडेंट को आप डांट दोगे तो वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील करता है। उसकी वजह है, उसको बहुत ज़्यादा सम्मान घर पे इस बात का मिलता है कि तू कोई बात हो तो मुझे बता। द पॉइंट इज कोई बात है ही नहीं जिंदगी में, पर हमने उसे क्रिएट करके एक नया नाम दे दिया, कोई बात हो तो मुझे बता, कोई बात हो तो मुझे, जबकि कोई बात है ही नहीं। और एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स जो अभी फेस कर रहे हैं हम, जो क्या नाम है टीनेजर के सामने, ये जो ब्रांड आती है अलग अलग कि साहब मैं फिला ब्रांड का मोबाइल रखूंगा, फिला ब्रांड की गाड़ी होनी चाहिए, कि हमारे सर ने जैसे ये शूज पहने हो तो उनको ये पता नहीं है कि उनके जो सर है स्टेज पर पहुंचने में उनको कितने साल लगे होंगे स्टार्टिंग में ही, मतलब कि वो, हाँ, तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम जो बच्चों के सामने है। और उस कारण स्टूडेंट क्या हो रहा है, वो अलग अलग रूप में इंटरप्ट कर गया था योगेंद्र सर को। उस समय वो एक बात कह रहे थे, मैंने उसकी बात में केवल सप्लीमेंट करने के लिए कि मैं बहुत देर से था कि सूत्रधार के रूप में बात होगी। पेरेंट्स का तो प्रेशर होता है, आज किसी बच्चे का 10th का रिजल्ट भी आता है तो उसके माता पिता का ही नहीं, समाज के 10 रिश्तेदारों का फोन आ जाता है, राइट, कि भाई कितने नंबर बने हैं। पीढ़ी के शिक्षकों की ये जो वार्ता संवाद आप सुन रहे थे, अपने आप में बहुत सार्थक और मैं जहाँ तक समझता हूँ समृद्ध परिचर्चा रही।
तीसरी पीढ़ी के शिक्षक के उद्गार भी हम लेना चाहेंगे। संक्षेप में वीरेंद्र पायल सर से मेरा आग्रह है कि जो चल रहा है आप कैसा अनुभव करते हैं? आप अपने शिक्षकों के साथ बैठे हैं, एक दूसरी लेयर फिर अपने शिक्षकों के साथ बैठी है, तो तीसरी लेयर के आदमी से मैं पहली बात सुनना चाहूँगा। सबसे पहले तो जितने भी शिक्षक गण बैठे हैं, जितने भी जीवन में मेरे शिक्षक आए हैं, उन सभी को इस शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जो संवाद चल रहा है स्ट्रेस, तनाव एक्चुअल में शुरू हुआ ही परिवार से। इसकी मुख्य वजह परिवार है अपना। हम हर बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं, हर बच्चे को हम किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं, जबकि ये बहुत ही गलत है। हर बच्चा अलग अलग है, उसको कंपेयर आप कैसे कर सकते हो? एक बच्चा में अलग पोटेंशियल है, दूसरे में अलग पोटेंशियल है, तीसरे में अलग पोटेंशियल है। हम हर बच्चे को एक ही चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, परसेंटेज। कॉमन ट्रीटमेंट है, सब कॉमन ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हर बीमारी का इलाज अलग अलग होता है, उसको सेम मेडिकेशन सेम रहेगी, सेम प्रिस्क्रिप्शन कैसे दे रहे हैं? यही हम कर रहे हैं समाज में। हर बच्चे को बीमारी, हर बच्चे की अलग अलग है, उसको हम दवा सेम दे रहे हैं, तो इलाज कैसे होगा समस्या का? तो हमें हर बच्चे की समस्या को अलग अलग पहचान के उनको अलग अलग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ये कंपेरिजन हमें बंद करना पड़ेगा। बच्चे को पूछना पड़ेगा कि बच्चे की रुचि क्या है, बच्चा क्या करना चाह रहा है। हम आज हर बच्चे को ITN बनाना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, CA बनाना चाह रहे हैं, इसके अलावा कुछ बनाना नहीं चाह रहे। जबकि बढ़ने के लिए बहुत बड़ा फील्ड है, बढ़ने के लिए बहुत क्षेत्र हैं, इतने क्षेत्र हैं जिनके बारे में हमने आज तक सोचा ही नहीं। उसमें लोग बंद करके आज कहाँ पहुँच गए, सोच भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैं कई बार क्लास में डिस्कशन करता हूँ इन चीज़ों का कि यही फील्ड नहीं है। आप यहाँ नीट की तैयारी करना है, वो ठीक है, अच्छी बात है। आप इसको ये मत सोचो कि मुझे नीट में सेलेक्ट होने के लिए आया हूँ। उस प्लेटफॉर्म को यूज करके आप जिंदगी में बहुत बड़ा कर सकते हैं। मैं ये कभी नहीं कहता बच्चे को तेरे को नीट में सेलेक्ट होना है। मैं हमेशा ये कहता हूँ आप यहाँ नीट की तैयारी करना है, हो एक सब्जेक्ट सीखना है, हो उस सब्जेक्ट को सीखो। हो सकता है वो सब्जेक्ट आगे जीवन में आगे काम आएगा, हो सकता है वो नीट में आपके लिए सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन आपने जो सब्जेक्ट सीखा है ये आपके जीवन में आज नहीं तो कल नहीं तो परसों फिर कोई कंपटीशन आएगा, उसमें फिर काम आएगा। तो अब बच्चों को ये बोलिए कि सब्जेक्ट को सीखिए, आप जितना सीख सकते हैं उतना सीखो, उसको लर्न करने की जरूरत नहीं। अपने उस कंपटीशन में फाइट करने के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम उस चीज़ों को सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। तो बच्चों को सिखाने की जो कैपेसिटी है वो डालनी पड़ेगी। हम हर चीज़ को आजकल क्या करने लगे, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो। याद थोड़ी होती है, हर चीज़ें सीखी जाती हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल दो बच्चों को। आपने साइकिल आपने सीखी है, साइकिल को याद किया? साइकिल चलाना सीखा या याद किया, मुझे बताओ आप। बिल्कुल ठीक। हमने साइकिल चलानी सीखी है, उसको याद नहीं किया है कि आप पैडल मारना, ब्रेक मारना, आप घंटी बजानी है। हमने गाड़ी चलानी सीखी है, याद नहीं की उसको। तैरना, हर चीज़ हमने जीवन में सीखी है। जो भी चीज़ हमने लर्न की है वही निश्चित तौर पर वही काम आती है। हाँ, जो चीज़ हमने लर्न की है वो जीवन में काम नहीं आ रही। जो चीज़ हमने सीखी है वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने में काम आएंगी। तो बच्चों में सीखने आदत डालो। हर बच्चे का आप सेम ट्रीटमेंट मत दो, हर बच्चे का आप सेम चीज़ें मत थोपो, हर बच्चे को आप ITN और मेडिकल में मत भेजो। हिंदुस्तान में इतना फील्ड है। मैं बहुत बार क्लास में बच्चों से डिस्कस करता हूँ कि आज स्पोर्ट्स कहाँ गया। देश में 150 करोड़ की आबादी है, 150 खिलाड़ी नहीं अच्छे जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, है कि नहीं? ठीक बात। तो उस फील्ड में बच्चों को अपने भेजना पड़ेगा, उससे स्ट्रेस भी दूर होगा और खिलाड़ी पैदा होंगे। निश्चित तौर पर खेलने के लिए मैदान उपलब्ध नहीं कर पा रहे बच्चे को। मैदान तो छोड़ो, हम गली के आगे भी रैंप लगा करके उसको कवर कर लेते हैं कि बच्चा गले में 2 मिनट खेल ले, वो भी नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, चीजें धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही हैं, आकार धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। बहुत कि बच्चा गले में खेल ले, वो भी नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत शानदार बात सर आपने कही। पास में गाड़ी खड़ी कर दी, गाड़ी अंदर खड़ी करने की जगह है, फिर भी अंदर नहीं खड़ी करेंगे, हम बाहर करेंगे। कोई खेल ना ले, बॉल गाड़ी के लग गई तो झगड़ने लग जाते हैं। यस, तो इन बहुत सारी चीजें एग्जैक्टली इन बच्चों में तनाव, दबाव और ये सब चीजें बनाने के लिए हम सब जिम्मेदार हैं निश्चित तौर पे। समाज को बदलना पड़ेगा, इस ढांचे को बदलना पड़ेगा, ये कंपैरिजन हमें बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बहुत सार्थक बात सर ने कही। और कंपैरिजन बंद करके बच्चों को तनाव मुक्त रखो कि बच्चे खेलो और पढ़ो। बच्चों ये मत कहो तेरे को ये करना है। पहले हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, हम पढ़ते थे सिर्फ किस लिए, एक क्लास पास होने के लिए। हाँ, अगला कोई टारगेट नहीं होता था, बस इस बार ये पास हो जाए। हम क्या शॉर्ट टर्म कोर्सेज थे, हमने तनाव बच्चों इसलिए दे दी कि हमने उसको पूरी जीवन की प्लानिंग दे दी। हाँ, जल्दी दे दी, टाइम से पहले प्लानिंग दे दी, जीवन की प्लानिंग दे दी कि तेरे को ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ये करना। 60 साल तक की प्लानिंग बना के दे दी हमने उसको। सर ने बहुत सार्थक तरीके से अपनी बात कही। 3 पीढ़ियों के शिक्षकों का ये संवाद बहुत सार्थक रहा। इन सारी बातों के बाद अब मैं लास्ट में कंक्लूड करना चाहूंगा। मैं व्यक्तिगत तौर पे इस बात को मानता हूं कि आज के बच्चों में जो तनाव, दबाव और इस प्रकार के अवसाद की जो स्थिति है
वो नहीं होनी चाहिए। देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान IITs हैं, IIMs हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, एम्स हैं, उनमें बच्चे जाते हैं, उनमें बच्चे पढ़ते हैं। मैं एक शिक्षक होने के नाते और समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस बात को पूरी तरीके से मानता हूं, वहां पहुंचने वाला बच्चा मानसिक रूप से कमजोर कभी नहीं हो सकता। वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है, वो सुदृढ़ होता है। सर, इतने टफ कंपटीशन को फाइट करके वहां तक पहुंचता है। लेकिन 2018 से 23 के डेटा अगर आप IITs के देखेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इतने बच्चे IITs के दुनिया छोड़ चुके हैं। सिर्फ कोचिंग सेक्टर की हकीकत नहीं है, ये मेडिकल कॉलेजेस में, एम्स में, IITs में और दुनिया भर के केसेस जैसे आ रहे हैं। तो इन सब के लिए जैसा संवाद में बहुत सारी चीजें निकल कर आई, हर एक पहलू को ठीक करना होगा। किसी एक चीज को ठीक करने से सब ठीक नहीं हो सकता। मैं फिर आप सब लोगों को इन सब शिक्षक महानुभावों से, जो अपने आप में असाधारण है, क्योंकि शिक्षक सदैव असाधारण होता है, रूबरू करवा दूं। मेरे गुरुजी रणवा सर बैठे, रणवा सर से हमने बहुत सारी बातें ली। और सर, मैं आपका शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उम्र के इस पड़ाव पर आते आते एक शिक्षक के रूप में मैं आज आपके साथ बैठ के संवाद कर पा रहा हूँ। ये मुझे लगता है मेरे अपने जीवन का अचीवमेंट है। बुढ़ानिया सर बैठे हैं, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को, हजारों हजार बच्चों को तैयार किया और सीकर को एक नई पृष्ठभूमि दी। इस सीकर में जो शिक्षा की लकीर खींची गई थी, उसको लगातार आप गहरा करते जा रहे हैं। अनुपमा सक्सेना मैडम, जिन्होंने कॉलेज एजुकेशन, मैं जब स्टूडेंट था तब भी आपको एज ए टीचर देखता था तो मुझे लगता था कि ऐसे लोगों की तरह कभी बना जाए। थोड़ा बहुत प्रयास हम कर पाए और मैं मानता हूं कि इस प्रयास में लगातार अगर कुछ चीज़ें हम जोड़ते चले जाएंगे तो और अच्छा करेंगे। चेतन जोशी सर, जो अपने आप में एक युवा ऊर्जावान व्यक्तित्व तो है ही और लगातार बच्चों को प्रेरणा देने का हर फील्ड में काम करते रहते हैं। योगेंद्र सर जैसे साधारण व्यक्तित्व के धनी लोग भी अपनी असाधारण बातों से हर बार मुझे चौंका देते हैं, जैसा इस बार भी आपने चौंकाया। विजेंद्र पायल सर हमारे पास साथ बैठे और दो बहुत समृद्ध लोग जो एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि अपने आप में हमें बहुत सिखाने के लिए पर्याप्त हैं, सोनी सर और रमेश शर्मा सर। आप सभी महानुभावों का गुरु कृपा परिवार की तरफ से हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद, आभार। आप सब आए, हमें लाभान्वित किया और बहुत सारे व्यूवर्स को भी इसका लाभ जरूर मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मौके बेमौके फिर इस प्रकार की परिचर्चाएं हों और आप सब लोगों का सानिध्य मिले, आप सब गुरुओं का आशीर्वाद मिले। मैं MM बलडोदिया गुरु कृपा के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।